को बजट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, तो उसको हमने पीडीएस और वैफ करके पढ़ा था। आज का लेक्चर देखने के बाद कल वाला कंपोनेंट अगर आप कर लेंगे, जो कल मैंने शाम को रात को लेक्चर वीडियो अपलोड किया था, तो ठीक रहेगा। नहीं भी करेंगे तो मतलब ठीक चल जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें जो आज के लेक्चर के रिस्पेक्ट में है वो मैंने यहाँ पर रखी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वो देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इस लेक्चर के देखने के बाद अगर करेंगे ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो बजट की स्टेजेस क्या होती हैं, तो सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है, देन बजट को डिस्कस किया जाता है, देन स्क्रूटिनी होती है। क्या होती है? स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटनाइज कौन करता है? जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जो कि 24 इन नंबर होती हैं, 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की, टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, वो इसकी स्क्रूटिनी करती हैं। ओके, प्रेजेंट हुआ, डिस्कस हुआ, देन उसके बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, फिर टाइम में स्क्रूटिनी होती है, फिर जब हाउस रीअसेंबल होता है तो वोटिंग होती है। वोटिंग ध्यान रखना कौन से हाउस में हो सकती है और वोटिंग किस पार्ट ऑफ द बजट में होती है, जल्दी से बताइए। देन एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, जिसको विनियोग विधेयक बोलते हैं हिंदी में, अनुच्छेद नंबर 114, आर्टिकल नंबर 114, और फाइनेंस बिल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 117। तो ये स्टेजेस होती हैं बजट की, ठीक है। प्रेजेंट किया जाता है, डिस्कस, स्क्रूटिनी, वोटिंग, एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। इसको इसलिए पास करना होता है बिकॉज ये पारित किए बिना, ये पास किया कराए बिना पैसा नहीं निकाला जा सकता सरकार के द्वारा फ्रॉम दी कहां से पैसा नहीं निकाला जा सकता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है आर्टिकल नंबर 266 में कंटेंट है, जहां पे पूरा टैक्स वगैरह का पैसा गवर्नमेंट का आता है। ऑलराइट, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होता है, इस पे वोटिंग हो ही नहीं सकती है बिकॉज यहां से सैलरी वगैरह निकलती है। जो ये मेड फ्रॉम होता है इस पे वोटिंग होती है, एंड दैट टू इन दी लोकसभा। सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये हमने पॉलिटी में पढ़ा है। ओके, अब इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है। और बाकी जो हमारे दो फंड होते हैं वो कौन से होते हैं? तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल नंबर 266 में ही है, लेकिन क्लॉज नंबर 2 है उसमें, ये क्लॉज नंबर 1 में दिया हुआ है। और वहीं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, जिसको हम आकस्मिक निधि बोलते हैं। ये भारत की संचित निधि हो गई, और ये आकस्मिक निधि होती है जो आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे पैसा निकाला जा सकता है। ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है, और ये भी एक तरीके से सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल में होता है। वहीं ये जो होता है लेजिस्लेचर के डिस्पोजल में होता है, यानी कि पार्लियामेंट से बिना पूछे यहाँ से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। सॉरी, पता नहीं थोड़ा सा खरास हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो माफ करिएगा, थोड़ा इरिटेटिंग साउंड हो रहा होगा। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन हम लास्ट में लगाएंगे, याद दिलाइएगा मुझे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा बजट का भी माहौल बन चुका है तो माहौल में ही लपेट देते हैं बजट को। तो सबसे पहले बजट होता क्या है? सो इट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये अप्रोक्सीमेशन होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। रेवेन्यू मतलब जो आमदनी होती है, जिसको ध्यान रखिएगा बजट में रेसीट करके दिखाया जाता है। रेसीट जहां पे भी शब्द दिखे उसका मतलब है गवर्नमेंट के रेवेन्यू की यानी आमदनी की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वहीं जब बात करेंगे एक्सपेंसेस की तो इसको एक्सपेंडिचर करके दिखाया जाता है। चलो, पता नहीं ऐसा नहीं तुम लोग लगता है कुछ खा लो ऐसा तो ज्यादा खराश होती है कुछ खाने के बाद। अभी तक तो नहीं हो रही थी, जब नाश्ता कर गया तो फिर ज्यादा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो रेवेन्यू जो होता है वो कुछ नहीं, जब रिसीट होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज जनरली अ फिस्कल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में कितना गवर्नमेंट अर्न करेगी यानी उसकी कितनी आमदनी होगी, रेसीट होगी, और कितना उसका खर्चा होगा यानी कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंसेस कहलाता है इन दैट फिस्कल ईयर। जैसे कि कल जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो 2026-27 से किया गया है, ठीक है। 2026-27 ये जो फिस्कल ईयर है इसका किया गया है, यानी कि अगले साल जो होगा उसमें गवर्नमेंट की कितनी रेसीट, कहां से आमदनी होने वाली और कहां पे खर्चे होने वाले, इसका ब्यौरा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, जिसको कि ही हम बजट बोल देते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन्ड है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बजट जो शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल नंबर 112 में लिखा हुआ है उसी को ही बजट बोल देते हैं। बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट, सॉरी नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। It is the annual financial statement which is termed as budget and which is mentioned under article number 112 of the constitution. ठीक है, तो आर्टिकल 112 क्या बोलता है? That president, ठीक है, the president shall cause to be laid before, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट को। प्रेसिडेंट shall cause to be laid before both the others of parliament this annual financial statement which contains what? Which contains estimated receipts and estimated expenditure. Estimate है क्योंकि अभी अगले साल इतना हम करेंगे, इतना खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो जो भी होता है वो एस्टिमेटेड होता है, ठीक। रेसीट मतलब आमदनी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एज सिंपल एज दैट। बात आती है कि प्रेजेंट कौन करता है। देखो, प्रेजेंट करने का काम होता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। किसका काम होता है? फाइनेंस मिनिस्टर जी का काम होता है प्रेजेंट करने का। ये सिर्फ प्रेजेंट करती हैं, लेकिन किसके नाम पे प्रेजेंट करती हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे प्रेजेंट करती हैं। प्रिपेयर कौन करता है? अब ऑब्वियस सी बात है, निर्मला सीतारमण जी अपने घर में बैठ के तो प्रिपेयर नहीं करती होंगी, ऑफिसर्स करते होंगे। वो ऑफिसर होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आप लोगों ने जरूर हलवा सेरेमनी के बारे में सुना होगा, नहीं हलवा सेरेमनी तो नहीं सुने, गाजर का हलवा जरूर सुने हैं। तो हलवा सेरेमनी जो है ये आपने अगर सुना हो कभी कि होता है हलवा सेरेमनी। बजट प्रिपेयर करने से पहले इन लोगों को, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑफिसर्स होते हैं हु आर इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, वो जब बजट प्रिपेयर करने जाते हैं उससे पहले उनको हलवा खिलाया जाता है और उनको
काइंड ऑफ नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद कर दिया जाता है, हाँ, डिटेन टाइप कर लिया जाता है उनको। डिटेन का मतलब ये नहीं कि जेल में बंद कर दिया गया है, एक्चुअल में उनका आउटर वर्ल्ड से पूरा कनेक्शन काट दिया जाता है। नो मोबाइल, नथिंग, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं? जब कब छोड़ा जाएगा उनको? जब बजट प्रेजेंट हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे कल बजट प्रेजेंट हो गया पूरा, ठीक है, तो लगभग वही 1 बजे के अराउंड छोड़ दिया, जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है? सो दैट कि बजट में जो चीजें हैं उसको पहले से ही ये लोग आउट ना कर दें। जैसे कि कल बजट में क्या हुआ, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स जो है एसटीटी, वो डबल से 2.5 गुना कर दिया गया, 0.02% से 0.05% कर दिया गया, जो एफएनओ ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली ट्रेडिंग। अब मान लो कि यहाँ पे जो ऑफिसर थे वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने किसी को बता देंगे भाई अपने जानकार वाले को, क्योंकि इससे हुआ क्या, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा, कल भयंकर गिरा, तो बहुत लोगों को लॉस हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट गिरा तो लॉस हुआ। अब सोचो अगर इन लोगों को ये लोग पहले ही अपने जानकारों को किसी को बता देते तो क्या होता? वही होता कि ये लोग पहले से निकल लेते मार्केट से और इनको ये प्रॉफिट में रहते, क्योंकि इस तरीके से मार्केट गिरा होगा ना, मतलब यहाँ पे मार्केट अब यहाँ गिरा तो यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं यहाँ से, तो उनका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को प्रॉफिट, क्योंकि पहले ही देखिए कि चीजें लीक हुई थी, जब हलवा सेरेमनी और ये सब कुछ नहीं होता था, तब से ये शुरू किया गया कि हलवा खिलाओ इनको और इनको काइंड ऑफ नजर बंद कर दो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बजट, सो दैट चीजें लीक ना हो किसी भी तरीके से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर प्रेजेंटिंग दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, ओके। प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। पहला जो देश का बजट था वो पहले जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। और जो दूसरे थे वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई हमारे देश के पहले रेल मिनिस्टर भी थे, आपको पता होना चाहिए। देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी बताइए जरा, जो कि एकमात्र महिला थी, पहले वाला जो कैबिनेट बना था हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का। अब मोस्ट नंबर ऑफ बजट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर में आते हैं मोरारजी देसाई जी, ठीक है। 10 बार इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। पी चिदम्बरम 9 बार किया है, प्रणब मुखर्जी 8 बार किया है और निर्मला सीतारमण जी ने 9 बार कर दिया है, यानी कि शी हैज इक्वेटेड द रिकॉर्ड ऑफ पी चिदम्बरम। जो कांग्रेस के टाइम पे वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम, तो उन्होंने 9 बार प्रेजेंट किया था और इन्होंने भी 9 बार कर दिया है। अब अगला बार प्रेजेंट करेंगी तो बराबर आ जाएंगे मोरारजी देसाई की, और एक बार और करेंगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली करेंगी तो मोरारजी देसाई जी का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार कॉन्जिक्यूटिव जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब विदाउट एनी ब्रेक, बैक टू बैक हर साल, मतलब बिना किसी ब्रेक के। क्लियर है यहाँ तक? डन, ठीक है। तो 9 टाइम्स 9 बार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, दैट टू कॉन्जिक्यूटिवली। और सबसे ज्यादा बार किसी महिला वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया है। वैसे ये पहली ही वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री जो परमानेंट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। इससे पहले इंदिरा गांधी बन चुकी है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन वो टेम्पररी तौर से बनी थी जब मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया था। 1970 की बात है, तब मोरारजी देसाई ने क्योंकि रिजाइन कर दिया तो टेम्पररी तौर से इंदिरा गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर की पदवी संभाल ली थी। तो टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी। परमानेंट पहले अगर पूछेगा तो ये है। ओवरऑल दूसरी है 2005-6 में, ध्यान रखिएगा। जेंडर सेंसिटिव बजट, ये अलग फैक्ट है अपने आप में, ये अलग फैक्ट है, क्योंकि 1970-71 की बात है, ये अलग फैक्ट है। जेंडर सेंसिटिव बजट 2005-6 का जो बजट था वो जेंडर सेंसिटिव बजट था। जेंडर सेंसिटिव बजट वो होता है जहां पे फीमेल्स को ज्यादा या फिर सेपरेट एलोकेशन किया जाता है फंड्स का। बस लिंग संवेदनशील बजट 2005-6 में आया था, जहां पे विमेंस के लिए या फीमेल्स के लिए अलग से काइंड ऑफ ज्यादा बजट का एलोकेशन रखा गया था। तो वो होता है आपका जेंडर सेंसिटिव बजट, जो 2005-6 में था, ठीक। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपने देखा हो तो लालू प्रसाद यादव आते थे रेल बजट को प्रेजेंट करने के लिए, अगर आपने देखा हो हमारे टाइम पे तो आते थे, ठीक है। आप भी अकबर के जमाने के तो होगे नहीं, हाँ, जनसी हो तो मतलब इतने भी ज्यादा जनसी तो नहीं होंगे, तो आपने देखा होगा, आई थिंक, पता नहीं आप लोगों कितने लोगों ने देखा है, लेकिन हाँ, पहले लालू प्रसाद यादव आया करते थे क्या प्रेजेंट करने, रेलवे बजट, क्योंकि वो रेल मंत्री हुआ करते थे। तो मतलब एक जनरल बजट होता था और एक रेलवे बजट अलग होता था, ठीक है। 1921 से प्रथा शुरू हुई थी, एक कमेटी बनी थी एक्वर्थ कमेटी, उसके रिकमेंडेशन से क्या किया गया था, रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग कर दिया गया था कि जनरल बजट है वो अलग और रेलवे बजट है वो अलग, रेलवे वाली चीज अलग और उसके अलावा जितनी भी चीज बच गई वो सब जनरल बजट में आ जाएंगी। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने 2016 में एक कमेटी का गठन किया, विवेक देबरॉय कमेटी, और विवेक देबरॉय कमेटी ने बोला कि इसको फिर से मर्ज कर दो, फिर से एक कर दो, किसको, रेलवे बजट को, जनरल बजट को। तो अब ये क्या है कि मर्ज होकर इंप्लीमेंट होता है, 2017-18 जो वित्तीय वर्ष है वहां से मर्ज होकर ही आता है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, वोट ऑन अकाउंट वैसे मैंने पॉलिटी में पढ़ा दिया था, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों को पता चल जाएगा, जिन लोगों ने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ी। देखो, वोट ऑन अकाउंट क्या है, पहले के टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कल बजट प्रेजेंट किया गया था, कल तारीख क्या थी, 1 फरवरी थी, ठीक है, 1 फरवरी की तारीख। तो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है बजट, लेकिन ये पहले नहीं था। पहले क्या हुआ करता था, 1 मार्च को बजट को प्रेजेंट किया जाता था, तो पास होते 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 पूरा अप्रैल मई तक चला जाता था। कई बार तो ज्यादा डिस्कशन हुआ, ज्यादा एडजमेंट्स हुए तो मई एंड तक भी चलाता था। तो इससे होता क्या था कि जो वित्तीय वर्ष है वो तो 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल को जब वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है तो खर्चे वगैरह कहां से मिलेंगे सरकार को? क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, बिना एप्रोप्रिएशन बिल पास किए, विनियोग विधेयक पारित किए बिना सरकार पैसा नहीं निकाल सकती है भारत की संचित निधि से, यानी कि गवर्नमेंट कैन नॉट टेक आउट द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। तो फिर होता क्या था कि ये कुछ जो 1-2 महीने हैं, लगभग 2 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें सरकार का खर्चा चल जाए, इसके लिए अलग से वोट एंड अकाउंट पास कर दिया जाता था, सो दैट कि सरकार के खर्चे चल सकें। लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट आई और उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये सब पास करने की जरूरत क्या, पहले ही बजट को प्रेजेंट कर लो, पहले ही कर लो, उसमें दिक्कत क्या है? तो बस सिंपल, पहले हो गया तो अब वो 31 मतलब अप्रैल तक जाता ही नहीं है, पहले ही पास हो जाता है, तो वोट एंड अकाउंट की कोई नीड इस तरीके से होती है नहीं, ठीक है। और बजट को यूजुअली मॉर्निंग के टाइम पे ही प्रेजेंट किया था, पहले शाम के टाइम पे ब्रिटिशर्स शाम के टाइम पे ही करते हैं, तो उनका प्रथम चला रहे थे तो वो भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। और एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया जाता है बजट से पहले, बजट से 2 दिन वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे, जैसे बजट 1 तारीख को आता है तो जनरली क्या किया जाता है, 30 जनवरी को आ जाता है, क्या 30 जनवरी को आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इस बार 29 जनवरी को ही आ गया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बताता है कि पॉलिसी क्या, कौन कौन सी पॉलिसीज
हम अपकमिंग ईयर में लाने वाले हैं सारी चीजें, ठीक है। ये काइंड ऑफ जिस्ट होता है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि हमने क्या क्या किया है पिछले साल, हमने पिछले साल क्या क्या किया, तो गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, ठीक है, वो है। और आगे क्या पॉलिसीज, क्या हमारे विजन है, वो इकोनॉमिक सर्वे में रखे होते हैं, ठीक है। देन अगर बात करेंगे ये वाला जो बजट है, पहले ये तो बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। और ये वाला जो बजट है जो कल प्रेजेंट किया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में जब वो संडे को प्रेजेंट किया गया है। कल संडे था ना, और इसलिए शेयर मार्केट भी कल खुला था। पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे को प्रेजेंट किया गया है ये। ऑलराइट, ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। मेनली तो इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, कौन है करंट में, तो ध्यान रखना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, नागेश्वरन। यही इसको पूरा डिटेलिंग करते हैं, किसकी, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसकी। राइट, चलो अब आते हैं मेन उस पर। सेटिंग कर रहे हैं, क्या सेटिंग कर रहे हैं हम लोग, शेयर मार्केट क्या है, एप्स्टीन फाइल में पीएम क्या नेम, क्या आपको क्या लगता है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा ना मतलब इस स्लाइड से बस जो आगे है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करना, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा इधर उधर आपका फोकस अगर ध्यान है तो एक डीप ब्रीथ लो, फील करो और फोकस करो। फंक्शंस ऑफ बजट, बजट के कार्य क्या होते हैं, तो बजट के 3 कार्य होते हैं। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ बजट, एलोकेशन फंक्शंस, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शंस। आवंटन कार्य, पुनर्वितरण कार्य और स्थिरीकरण कार्य। बजट के 3 काम है। क्या पहला काम क्या है, टू डिवाइड रिसोर्सेज बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, एसेंशियली डिसाइडिंग विद सोशल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू फंड। कल बैच में जब हम लोग कल क्लास कर रहे थे, सुबह क्वेश्चंस कर रहे थे अपने नेशनल इनकम के, तो एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें वो क्वेश्चन था कि व्हाट इज दी मतलब इकोनॉमिक्स को किस बीच क्या कंफ्यूजन, क्या इकोनॉमिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स को क्या कंफ्यूजन होता है, किस चीज को प्रोड्यूस करना है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन कि भाई कितना कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है और कितना कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है। यही हमने देखा था। यही एक इकोनॉमी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि व्हाट गुड टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड कितना करना है, कंज्यूमर गुड कितना करना है। तो वही है, कितना पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है, ठीक है। प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, पब्लिक गुड का मतलब होता है जो गवर्नमेंट वाली चीजें होती हैं, रोड हो गई, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, ये सारी चीजें पब्लिक गुड होती हैं। और प्राइवेट गुड आपको पता है प्राइवेट गुड क्या होता है, ऐसा हम पहले देख चुके। तो कितना पैसा एलोकेट करना है कहां पे, वो एलोकेशन फंक्शन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बाय यूजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रीडिस्ट्रीब्यूट करना ये भी काम होता है। कैसे, ऐसे कैसे मैं बताता हूं। देखो आपको पता है कि जो टैक्स कौन भरता है, क्यों टैक्स कौन भरता है, तो इसका उत्तर है हर कोई टैक्स भरता है। देश का हर नागरिक ऑलमोस्ट टैक्स भरता है। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगेन, आपने अगर परमा जी के बैच 4.0 खरीदा तो आपने एक तरीके से टैक्स भरा। क्यों, भले आपने टैक्स खुद से भरा नहीं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा जीएसटी करके टैक्स होता है, आपने सुना तो होगा ही, वो आपके बिहाफ पे मैं भर देता हूं। आपने जो फीस दी उसका 18% मैंने गवर्नमेंट को दे दिया जीएसटी, तो भर तो एक तरीके से आप भी टैक्स रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उस टैक्स की नहीं, हम मेन बात कर रहे हैं जैसे इनकम टैक्स की। तो आप में से बहुत कम लोग हो जाएंगे जो इनकम टैक्स भरते होंगे। इनकम टैक्स सिर्फ हैंडफुल लोग भरते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि इनकम टैक्स भारत की 5% से भी कम जनता, ठीक है, भरती है टैक्स। ओके ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन पॉपुलेशन जो है 5% से भी कम, 5% मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 4% से भी कम। ओके, 4% से भी कम, यानी कि आप ये मान लो कि भारत देश में 100 लोग हैं अगर, तो उनमें से 4 लोग भी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, 4 से ही कम है वो। तो आप ये मान के चल सकते हो ये जो 4 लोग मेनली भर रहे हैं, ये क्योंकि ज्यादा कमा रहे हैं इसलिए भर रहे हैं ये इनकम टैक्स। तो इनका जो ज्यादा वाला पैसा है, ठीक है, इनको इनसे लेके इनमें बांट दिया जाएगा। कैसे बांट दिया जाएगा, मुफ्त का राशन, मुफ्त का 1000 रुपया लाडली बहना, मुफ्त का 10,000 रुपया, ये सारी चीजें मुफ्त का एक तरीके से बांट दिया गया। या फिर जो भी रोड वगैरह बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज से सब बन रहे हैं, तो मेनली कौन किसको मिल रहा है फायदा, मेनली इनको मिल रहा है फायदा। मेन कौन रिसीव कर रहा है, ये जो बाकी के लोग हैं, बाकी के 96 से तो ज्यादा लोग हैं, उनको मिल रहा है। तो क्या किया जा रहा है, इनसे पैसा लेकर रॉबिन हुड वाला काम किया जा रहा है, इनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं समाज कल्याण के लिए, वो पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट को, टैक्स से आता है, टैक्स आता है गवर्नमेंट को। और टैक्स में भी 2 तरीके के टैक्स होते हैं, हम देखेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं ये इनकम टैक्स, जो सिर्फ कुछ ही लोग भरते हैं, 100 में से 4 से भी कम लोग भरते हैं, इससे गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम होती है। और ये क्या होता है, जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा टैक्स बढ़ता चला जाता है, इसमें ये होता है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या होता है, इट इज एम्ड एट मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू काउंटर रिसेशन और इन्फ्लेशन। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में, तो हम देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज भी करती है। जैसे हमने अभी देखा था, अगर आपको याद हो सर, वैसे तो कल गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रियायतें दी नहीं टैक्स में, लेकिन पिछली बार मिली थी। क्या मिली थी कि टैक्स में भारी कटौती कर दी गई थी। कटौती कैसी कि आप 12 लाख तक अगर आप रुपए अर्न करते हैं, महीने का 1 लाख भी अर्न करते हैं, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, इससे लोगों के हाथों में पैसा बढ़ेगा, इससे क्या होगा, लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, इससे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया, किससे, टैक्स कम करके, जो कि बजट का पार्ट है। समझ में आ रही चीज। तो गवर्नमेंट एलोकेट करती है, रिडिस्ट्रीब्यूट करती है और स्टेबलाइज करती है। तो गवर्नमेंट के बजट के 3 फंक्शन है, ये रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, जो आप समझ चुके हैं, बस ये ध्यान रखिएगा 3 फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक। SAR, ऑलराइट, स्टेबलाइजेशन, एलोकेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, अब यहां पे थोड़ा हम ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ठीक है, ये समझ लें, रुको एक सेकंड, रुको रुको। अब यहां पे पता है हम क्या करेंगे काम, यहां पे आपका बजट बनाएंगे हम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट नहीं, आपका बजट बनाएंगे हम यहां पे, ठीक। बजट क्या है, कितनी कमाई यानी कि रेसीट, और कितना खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। सिंपल, यही है बजट का मतलब, क्या है, आमदनी यानी रेसीट, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। ओके ओके। अब आप मुझे बताओ कि आपको, और इसको मैं ना दो पार्ट में से डिवाइड करता हूं, किस बेसिस पे, पहले आप मुझे वो बताओ जो आपको रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, रेगुलर बेसिस पे मतलब कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इनकम हो रही है, और एक वो बताओ जो कॉन्टिन्यूस ना हो रही हो, कभी कभी हो रही हो इनकम। बताओ जरा, सोचो क्या होती है तुम्हें इनकम, कहां से इनकम होती है तुमको, मतलब तुमको इन द सेंस कि तुम्हारे घर में जैसे पापा हो गए, पूरा जो घर की इनकम होती है, तो आमदनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक वो जो रेगुलर बेसिस पे तुमको मिल रही है, हर महीने मिल रही है या हर 2 महीने मिल रही है, फिक्स तरीके से मिल रही है, ये कभी मिल गया, बताओ। एलोकेशन फंक्शन रिपीट्स है, एलोकेशन फंक्शन एलोकेट करना, कहां कितना पैसा कहां लगाना है, कितनों से पब्लिक गुड क्रिएट करना है, कितने प्राइवेट गुड क्रिएट करना है, कितने कैपिटल गुड क्रिएट करना है, कहां डेवलपमेंट कितना करना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है, कितना सोशल सर्विस में लोगों के कल्याण में लगाना है, कितना सामाजिक सेवा में लगाना है, कितना बुनियादी ढांचा, वो सब एलोकेट करना का फंक्शन भी होता है बजट का। तो पॉकेट मनी रेगुलरली मिलती है, ट्यूशन फीस, यस, तो बिल्कुल ठीक है, मैं ट्यूशन फीस को रख दूं, ट्यूशन फीस तो रेगुलरली मिलती है ना, पॉकेट फीस भी रेगुलरली मिलती है ना, कि हर महीने की पॉकेट फीस होती है, ओके, ठीक है। ब्याज, ओके ठीक है, ब्याज आपको मिलता होगा, आपने किसी को लोन दे रखा होगा या फिर आपके पापा ने एफडी करवा रखी होगी, पक्का करवा रखी होगी कहीं ना कहीं बैंक में, तो उसमें आपको ब्याज मिलता होगा, या फिर किसी को पैसे उधार दे रखे होंगे तो उसमें ब्याज मिलता होगा, ठीक है। बोनस आपको मिलता है, बोनस रेगुलर बेसिस पे, ओके ठीक। अब उस पर आ जाते हैं जो आपको कभी कभी होता है, कभी कभी आपको ये आमदनी होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप इतना कष्ट मत करो, प्रॉपर्टी बेच दी आपने, कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी आपने, है ना। अब प्रॉपर्टी ऐसे तो है नहीं हर महीने 1 तारीख को, ऐसा है हम हर महीने की 1 तारीख को प्रॉपर्टी बेचते हैं, ऐसा तो है नहीं, कभी कभी बेचते हैं, या लोन ले लिया किसी से, ये भी तो है, प्रॉपर्टी बेच दी या किसी से लोन ले लिया, या फिर हमने कोई अपना गाड़ी बेच दी, ठीक है, व्हीकल बेच दिया, तो ये सब क्या है, व्हीकल सेल कर दिया, ये सब क्या है, ये कभी कभी होते हैं। ऐसे ही खर्चे भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, जैसे मुझे बता दीजिए रेगुलर खर्चे कौन कौन से होते हैं आपके, क्या क्या रेगुलर खर्चे करते हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी होते हैं खर्चे, बताओ। रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज में हर महीने जाता है कुछ ना कुछ पैसा, तो जितना जाता हो लेकिन हर महीने ग्रोसरीज पे पैसा जाता है। लोन लिया था उसका हर महीने ब्याज भरना पड़ता है, हाँ, या फिर ईएमआई कटती होगी, किसी चीज की ईएमआई कटती होगी, वो हर महीने कटती है, कटती कि नहीं कटती है। और क्या है, फूड, बिल्कुल फूड, ग्रोसरीज, स्कूल फीस, बेटा कौन है स्कूल फीस, अतुल धीमान, स्कूल जाते हो तुम अभी, है, यस देखो कौन है, प्रयाग प्रसाद, जिम जाता है, हर महीने फीस जाती है, स्कूल फीस, क्या स्कूल जाते हो क्या, क्यों। ये लक्ष्य वशिष्ठ लिख रहे हैं, सुट्टा बेटे, वशिष्ठ जी जो है, ये सुन के तुम्हारा जो है लक्ष्य अभी, इसको क्या लिख रहा है, बोले सुट्टा, सुधर जाओ बेटा। हाँ, ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर पे आते हैं, एक्सपेंडिचर किस तरीके के होते हैं, जो कभी कभी होता है, कैसे, भाई उधार दे दो थोड़ा सा, लोन ले लिया, कभी कभी खर्चे हो जाते हैं, सॉरी लोन लेना तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, किसी को लोन दे दिया आपने, किसी को लोन वापस दे दिया, या फिर किसी को लोन चढ़ा दिया कि भाई ले जा, तो तुमको ये, जैसे कि मेरे पास कोई आया कि भाई पैसे दे दो यार, तो मैंने उसको, बताओ यूपीआई नंबर बताओ, तो मैंने दे दिया 50,000, तो मेरे अकाउंट से चला गया ना, तो खर्चा ही हुआ ना, या तो मैंने उसको दे दिया, या मैंने पहले से लिया था किसी से लोन, उसको मैंने पे बैक कर दिया, तो ये हो जाएगा। और क्या खर्चे होते हैं जो कभी कभी होते हैं, क्यों, और क्या होते हैं कभी कभी, ओके गिफ्ट, ओके समझ में आ रहा है, फरवरी आ चुका है, आई कैन अंडरस्टैंड, गिफ्ट, यस यस, ओके ओयो, ठीक है, ओयो में रूम बुक करना, ठीक है, क्या मतलब ये सर आपने अपनी तरफ से लिखा है, बाइक सर्विसिंग, ओके बाइक सर्विसिंग, ठीक है, चलो ठीक है, तो बाइक सर्विसिंग कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे करवाते होंगे, तो इसलिए इसको मैं से हटा देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो ये हमने डिवाइड कर लिया, तो ये हम कर क्यों रहे थे, अभी समझ में आ जाएगा कर क्यों रहे थे, लेकिन एक चीज नोटिस करो, क्या, यहां पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो अगर आप देखोगे यहां पे जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ना तो यहां पे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना तो ऐसा कुछ लाइबिलिटी कम हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका एसेट जा रहा है, प्रॉपर्टी आपने बेच दी, एसेट चला गया, लोन ले लिया, आपकी लाइबिलिटी चढ़ गई, व्हीकल बेच दिया, एक तरीके से आपका एसेट चला गया। समझे नहीं सर, नहीं समझे ना, तभी तो तुमको यहाँ बीच में से बड़ंगा आए थे, ताकि जब तुम क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें समझाने में समझ में ज्यादा आएगा। अब समझो एसेट और लायबिलिटी होता क्या है, वैसे तो काफी लोगों को पता होगा आई थिंक यहाँ पे, लेकिन क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन फिर भी नहीं पता समझिए। एसेट होती है वो चीज जो हमें कमा के दे पैसा, जैसे प्रॉपर्टी है, वो हमें कैसे, वो तो कमा के नहीं देती है, क्यों नहीं देती है, आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 2 लाख में बेच दी, एक्स्ट्रा 1 लाख जो है उसकी जो पैसा बढ़ रहा है, वो पहला। दूसरा, सोना मैंने खरीद के रखा था, सोना चांदी, आपने देखा कितना भयंकर प्राइस बढ़ा, वो बात अलग है कि एकदम से क्रैश कर गया, लेकिन हमने देखना कितना प्राइस बढ़ा, तो मेरे लिए एसेट हुआ।
हुआ कि नहीं? अब जिन लोगों ने आज से 2 महीने पहले चांदी खरीदी होगी, आप ये मान के चलो, और उन्होंने अगर मान लो कि हफ्ते भर पहले ही बेच दिया होगा और उन्होंने 2-3 महीने 3-4 महीने पहले चांदी खरीदी होगी सिल्वर, भाई साहब डबल, मतलब अगर उन्होंने 5 लाख की चांदी खरीदी होगी 10 लाख हो गई, वो ऐसे समझ लो तुम। तो क्या हुआ, वो उनका एसेट था, उसने उनको कमा के दिया। ये हाउस है, ये आपके लिए एसेट नहीं है, लेकिन एसेट बन सकता है अगर आपने ये रूम रेंट पे उठा दिया तो। उस पर आपको रिकरिंग, उसमें क्या हो रहा है, आपको पेमेंट मिल रही है, यानी कि वो चीज जिससे आपको पैसा जनरेट हो रहा है उसको एसेट बोलते हैं। एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल और कंपनी और कंट्री ओन्स और कंट्रोल्स विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी ले ली, क्यों? सो दैट फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी मुझे। एग्जांपल गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, ये होता है एसेट, ये होती है पूंजी। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी कि एसेट क्या होता है। अगर आपने किसी ने रिच डैड पुअर डैड की जो काफी फेमस किताब पढ़ी हो तो उसमें यही बोला गया कि एसेट क्रिएट करो, एसेट क्रिएट करो। अगर जितने ज्यादा एसेट क्रिएट करोगे उतना ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे एसेट क्रिएशन से। ठीक है, देन आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी वो होती है कि आपको, आप पे देयता आ गई है। देयता मतलब आप पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। क्या? उस चीज, वो चीज आपके लिए एक तरीके से क्या बन चुकी है, बोझ बन चुकी है। ये आपके लिए हल्कापन लेके आएगी, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करेगी। मान लो यहां से मुझे रेंट मिल रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, एफडी करवा रखी है उसका प्राइस बढ़ रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उसका प्राइस बढ़ रहा है, मैं आराम से लेट के खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबसे पैसा आ रहा है। ये क्या है? मैंने किसी से लोन ले लिया है, अब उसका लोन का ब्याज भरो। लोन तो चुकाना ही है, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज भरो हर महीने। ब्याज हर महीने भरना पड़ता है। लोन तो कभी कभी लिया था, लेकिन ब्याज हर महीने भरना पड़ता है। गाड़ी ली, अब गाड़ी की सर्विसिंग कराओ, ये करो। वो बात अलग है, अगर तुम ओला उबर रैपिडो में उसको चला रहे हो तो तुम्हारे लिए एसेट है वो, वही गाड़ी। लेकिन अगर तुमने ऐसे ही खरीदी इन जनरल तो तुम सर्विसिंग कराओ उसकी, तो उसमें तुम्हारा पैसा जा रहा है। पेट्रोल भरवाओ, उसमें पैसा जा रहा है। तो ये सब चीजें तुम्हारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो आप समझ आए एसेट लायबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ एसेट लायबिलिटी हो रहा है? नहीं। कुछ एसेट क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है। यहाँ से एसेट क्रिएशन हो रहा है? नहीं, एसेट जा रहा है। प्रॉपर्टी मैंने बेच दी। अब देखो ना, यहां पे मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। बेच दी कि नहीं बेच दी? एसेट चला गया। लोन ले लिया मैंने, लोन ले लिया तो मेरा प्रॉपर्टी मेरी एसेट थी, चली गई। लोन मैंने अपनी लायबिलिटी पाल ली। व्हीकल मैंने सेल किया, अगर व्हीकल मेरे लिए एसेट था तो वो चला गया। ठीक, यहां पे देखो ये वाला एक्सपेंडिचर कैसा है, ये वाला खर्चा कैसा है, ग्रॉसरीज, इंटरेस्ट, जिम फीस, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है इससे, और ना लायबिलिटी कम हो रही है। ना तो एसेट कम हो, ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है कि मैं ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोना खरीद लिया तो मेरे लिए एसेट क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने गोल्ड और सिल्वर बाई कर लिया, गोल्ड और सिल्वर बाई कर लिया, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट क्रिएट कर लिया मैंने। लेकिन यहाँ क्या एसेट क्रिएट हुआ? नो। क्या लायबिलिटी कम हुई? कुछ मैंने ऐसी चीज कर जैसे लायबिलिटी कम हुई? नो। यहाँ एसेट लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे लोन मैंने किसी को दिया, उससे मुझे ब्याज मिलेगा, तो क्या हुआ, मेरा एसेट क्रिएट हुआ। मैंने किसी से लोन लिया था, अब मैंने उसको चुका दिया, मेरी लायबिलिटी को मैंने खत्म कर दिया। मैंने गोल्ड और सिल्वर बाई कर लिया, मैंने गोल्ड और सिल्वर को क्या किया, मैंने गोल्ड और सिल्वर को बाई कर लिया, मैंने क्या किया, एसेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब नो डाउट गिफ्ट भी आप एक तरीके का एसेट मान सकते हो। ठीक है, कि भाई आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, तो आप भी इन रिटर्न कुछ बड़ा गिफ्ट एक्सपेक्ट करोगे, तो उस सेंस में देख सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो। वैसे ऐसा कोई बड़े एसेट या एसेट नहीं है, और ना ही कुछ ऐसे लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो मेन हमने क्या चीज देखी, तो मेन हमने ये चीज देखी कि जो चीजें बार बार हो रही हैं, रेपिटेटिवली हो रही हैं, पीरियोडिक तरीके से हो रही हैं, वो एसेट या लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रही हैं। वो एसेट लायबिलिटी कुछ उनका लेना देना है ही नहीं, ना तो एसेट क्रिएट कर रही है, ना लायबिलिटी कम कर रही है, ना लायबिलिटी बना रही है, ना एसेट कम कर रही है, कुछ नहीं है एसेट लायबिलिटी का। ये वाले जो हैं, कभी कभी जो इनकम होती है इससे एसेट कम हो रही है, जा रही है, लायबिलिटी आ रही है। और एक्सपेंडिचर में अगर बात करें तो ये एक्सपेंडिचर ऐसा है जो आ रहा है, ये तो एसेट क्रिएट कर रहा है, ये लायबिलिटी को कम कर रहा है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक, इसको बोलते हैं रेवेन्यू जो बार बार होता है। ठीक, रेवेन्यू। और इसको बोलते हैं कैपिटल जो कभी कभी होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम टर्म करते हैं कैपिटल जो कभी कभी होता है। अभी मैं आपको क्यों समझा रहा था, सो दैट हम गवर्नमेंट का बजट समझ सकें। क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो पूरा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। राजस्व और पूंजी 2 हेड्स में डिवाइडेड होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू refers to the fund that a government collects to finance its activities and public services. These primarily come from taxes as well as other sources like fees, fines, duties. वैसे छोड़ दो इसको, तुम छोड़ दो अभी। ठीक है, इसको, इसी चीज को हम कॉन्टिन्यूएशन में समझते हैं। जो हमने अपना बजट बनाया था अपने घर का, उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी बजट बना ही लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब हम बनाते हैं गवर्नमेंट का बजट। ठीक, ऑलराइट, अब हम बनाते हैं गवर्नमेंट का बजट। गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा। गवर्नमेंट को इनकम रेवेन्यू वाली और गवर्नमेंट को इनकम कैपिटल वाली। खर्चा रेवेन्यू वाला और खर्चा कैपिटल वाला। ठीक, राजस्व वाला और पूंजी वाला। अब ऐसी गवर्नमेंट को कौन सी इनकम, अब रेवेन्यू हमें पता है, रेवेन्यू मतलब जो बार बार होता है, रिकरिंग टाइप में होता है, पीरियोडिक तरीके से गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट को टैक्स पीरियोडिक बेसिस पे मिलता है, टैक्स कलेक्शन ये पीरियोडिक बेसिस पे होता है। ठीक है, वैसे तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी फर्दर, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स अभी हम पूरा देखेंगे डिटेल में, 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट होता है और प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। तो जो टैक्स से गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट को पीरियोडिक बेसिस पे होता है, टाइम से होता है, और इससे कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं बनती गवर्नमेंट की कि भाई एसेट क्रिएट हो गई या लायबिलिटी कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये रेवेन्यू में आएगा। नॉन टैक्स का पैसा, गवर्नमेंट ने कहीं लोन दिया था उसका ब्याज कमा रही है। ठीक है, कोई पीएसयू उसका डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कहीं पे 30% की हिस्सेदारी है
ठीक, तो वो 30% का जो अमाउंट है वो जो हर टाइम पे मिलता रहता है उसको डिविडेंड बोलेंगे, राइट। तो ब्याज हो गया, डिविडेंड हो गया, या फिर और जो भी जो पैसे होते हैं इधर उधर के, जैसे कि गवर्नमेंट फीस के तौर पे कलेक्ट करती रहती है, फीस और फाइन्स हो गए, ये सब। ऐसा तो है नहीं कि फीस और फाइन कलेक्ट करके गवर्नमेंट ने अपनी एसेट क्रिएट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है पूरा, ये रेवेन्यू रेसीट का हिस्सा होता है, जो एसेट ना तो क्रिएट करता है ना लायबिलिटी कम करता है गवर्नमेंट की। ये आते हैं अब कैपिटल रेसीट पे। ये वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट की वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। जैसे कि लोन ले लिया गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कहीं पे, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग थी मान लो 51%, ठीक है, मेजर शेयर होल्डिंग उसी की थी किसी पीएसयू में, मान लो गेल भेल सेल ये सब है, ठीक है, या फिर कुछ भी, और गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी, उससे जो पैसा आया तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा, विनिवेश का पैसा। और क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप देखिए तो अपना एसेट सेल कर दिया है, उसका जो एसेट था वो बेच दिया। इट इज लाइक मेरी प्रॉपर्टी थी जिससे मुझे कंटिन्यूअसली उसका पैसा इंक्रीज हो रहा था, या फिर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रखी थी, मैंने उस प्रॉपर्टी को ही बेच दिया, तो पैसा तो आ गया लेकिन मेरा एसेट चला गया। लोन तो ले लिया मेरे, लेकिन लायबिलिटी आ गई, क्यों? क्योंकि उसका ब्याज भरना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो लोन का पैसा हो गया, लोन मैंने ले लिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सारा जो है कैपिटल रेसीट में आएगा, ओके। अब आते हैं खर्चे गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं? गवर्नमेंट को सैलरी वगैरह देनी है। अब सैलरी देके ऐसा तो है नहीं, सैलरी देके ऐसा तो है नहीं कुछ उसने यहाँ पे अपनी लायबिलिटी कुछ कम कर ली, क्यों? क्योंकि वो देना ही है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, ठीक है। सैलरी इन वेजेस हो गई, पेंशन किसी को देनी है, ब्याज भरना है गवर्नमेंट को, वो ब्याज भी इसी में आएगा, ठीक है। इनफैक्ट जो अगर ग्रांट देने, ग्रांट क्या होते हैं? ग्रांट मतलब अनुदान। ग्रांट का मतलब होता है वो पैसा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, मुफ्त में पैसा दे रही है। मुफ्त में इन दी सेंस, मुफ्त में से मतलब होता है कि उसमें उस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा देना नहीं है लौटा के ब्याज वगैरह। तो ये कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे अपना। वैसे अगर लोन दे रही है तो उसमें एसेट क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि जिसको लोन दिया है उसको ब्याज भरना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, लेकिन ग्रांट में कोई ब्याज नहीं भरना पड़ता। तो मेरे पास आया, मैंने लोन लेने के लिए कि सर उधार दे दो, हाँ आपको 2 महीने बाद लौटा देंगे, तो मैंने आपको दे दिया कि ठीक है ये ले जाओ, और 5% का मैं इंटरेस्ट रेट तुमसे चार्ज करूंगा, वो भी मुझे ब्याज देते रहना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने आपको ऐसे दे दिया डोनेशन टाइप की, भाई लो, आपको इसको चुकता करने की जरूरत नहीं, तो वो हुआ ग्रांट, ठीक है। मैंने जब लोन दिया तो मेरा एसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि उससे मुझे आमदनी होगी, वो जो ब्याज है इससे मुझे कोई आमदनी नहीं है, तो कोई ब्याज कुछ नहीं, तो कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये इसमें रखेंगे ग्रांट में, ग्रांट को रेवेन्यू वाले साइड में रखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये अच्छे तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जहां गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करवाया, डेवलपमेंट का काम करवाया, ठीक है, तो कहीं पे विकास कार्य हुए, वो गवर्नमेंट का एक एसेट क्रिएट हो गया। गवर्नमेंट ने कोई पीएसयू बनाई, कोई कुछ भी जो नई चीजें गवर्नमेंट करती है डेवलपमेंट के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आती है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि हर महीने ये कंटिन्यूस तरीके से जा रहा है, कभी कभी मान लो एम्स बनते हैं, आईआईटी बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने बन रहा है, इंस्टीट्यूट, हर महीने रोड बन रही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया, या गवर्नमेंट ने लोन दिया है किसी को, या लोन रीपे किया है किसी को। एक तो वह लोन दिया है किसी को जिसमें उसको ब्याज मिलेगा, तो उसमें उसने क्या किया, अपना एसेट क्रिएट कर लिया, और रीपे कर दिया तो जो लायबिलिटी चढ़ी हुई थी उसको कम कर दिया, ठीक है। तो लोन का जो ब्याज है वो रेवेन्यू वाले साइड में आता है, देखो आप, ठीक है, रेवेन्यू वाले साइड में आ रहा है उसका ब्याज, लेकिन जो लोन है वो कैपिटल वाले में आ रहा है। कि लोन ऐसा तो नहीं कि हर महीने किसी के दरवाजे पहुंच जाते हो तुम कि लोन दे दो, लेकिन एक बार ले लिया लोन तो उसका ब्याज हर महीने भरते हो। तो एक चीज ध्यान रखनी, रेवेन्यू वाले में ना तो कुछ एसेट लायबिलिटी का कोई लफड़ा नहीं होता है। कैपिटल वाले में क्या होता है? कैपिटल वाले में कैपिटल रेसीट में एसेट कम होता है या लायबिलिटी चढ़ जाती है आपके ऊपर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा तरीके का एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के लिए, किसी भी देश के लिए, जहां पर गवर्नमेंट एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है और लायबिलिटी को कम करती है। अब इनफैक्ट इट इज नॉट हार्ड टू गेस कि इंडिया में क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू की कैपिटल, कौन सा ज्यादा होगा? आपको क्या लगता है, क्यों? सर लायबिलिटी प्लीज अगेन समझा दीजिए विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ ही तो समझाया था कि जो तुमने लोन लिया है, देता तुमने अपने ऊपर बांध ली है, अब तुम्हें हर महीने, तुमको फील नहीं आता क्या किसी चीज का कि लायबिलिटी मतलब गंदी चीज? अब यार मैं बंद गया हूं किसी के उसमें, किसी के उसमें बंद गया हूं, क्यों बंद गया हूं? अब मुझे ब्याज भरना है कंटिन्यूअसली। एसेट क्या है? एसेट मैं खुल गया हूं, खुल क्यों गया हूं? अच्छी तरीके की चीज है, क्यों? क्योंकि मैंने पैसा दिया है, अब मुझे ब्याज आ रहा है, यानी कि मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, वो होता है एसेट। मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, लायबिलिटी एक तरीके से तुमने अपना एसेट कोई पूंजी बेच दी, ठीक है। इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट खराब हुआ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि आपने मुर्गी को काट के अंडे तो सारे निकाल लिए, मुर्गी को काट के अंडे तो निकाल लिए, लेकिन सोचो अगर मुर्गी को ना काटते तो वो भले एक एक अंडा देती, लेकिन एक 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 करके वो तुम्हें हमेशा अंडे देती रहती, जाने कब तक अंडे देती रहती, ठीक है। आपने उस अंडे को काट दिया, असल मुर्गी को काट दिया उसको आपने। प्रॉपर्टी सेल से लायबिलिटी कैसे होगी सर? समझ नहीं आया, मैंने कब बोला अच्छा, प्रॉपर्टी सेल से लायबिलिटी थोड़ी नहीं, प्रॉपर्टी सेल से एसेट कम हो गया। जरूरी नहीं है कि जो यहां पे होगा उससे एसेट भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम होगी, इन दोनों में से कुछ होगा। लोन लेने से लायबिलिटी चढ़ गई, डिसइन्वेस्टमेंट करने से एसेट चला गया, प्रॉपर्टी सेल करने से एसेट चला गया, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल मुफ्त का चंदन बात रही है, बिल्कुल सरकार ने स्कीम्स के नाम पे, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स वगैरह में, गवर्नमेंट स्कीम में पैसा खर्च होता है सब यहीं से जाता है। और डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट उतना करती नहीं, करती है लेकिन अगेन क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट मान लो सब ये कर रही है, स्कूल बना रही है, मान लो गवर्नमेंट आके तुम्हारे इसमें शहर में, ठीक है, तुम्हारे स्टेट में आके, तुम्हारे स्टेट में अभी आईटी नहीं है, आईटी खोल देगी, तुमको लगता है इसके नाम पे कौन पंचायत का चुनाव बिना जीत पाएगा? ठीक है, और वहीं पे शाम को थोड़ा मटन और दारू और थोड़ा 1000 रुपए बर्बाद हो रात को, है ना, पंचायत के चुनाव जीत जाओ तो कहीं ना। तो इट इज नॉट हार्ड टू गेस कि हमारी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एसेट क्रिएट तो करेगी, लेकिन उसके नाम पे वोट नहीं पड़ता है ना, समझ रहे हो आप? तो गवर्नमेंट जैसे कि जब बीजेपी, ठीक है, नॉट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, एकदम से एग्जांपल याद आ रहा है मुझे दिमाग में, ठीक है, बताना पड़ता है नहीं तो कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं तुरंत। तो बिहार में
आपको पता है 10,000 उन्होंने बोला कि बांटा, अभी बांटे कि नहीं बांटे मुझे नहीं पता, नहीं बांटे, ठीक है, कौन नहीं बांट रहा इतने पैसे। प्रशांत किशोर ने बोला भी था कि ये बांट दे, कि मैंने बोला था ना कि ये बीजेपी इससे ज्यादा सीट नहीं निकाल पाएंगे, इन्होंने निकाल ली और मैंने बोला था रेजिग्नेशन में दे दूंगा, तो मैं बिल्कुल दे दूंगा रेजिग्नेशन अगर जो इन्होंने प्रॉमिस किया है, क्योंकि मुझे तो लगता है जो उन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं ये इन्होंने घूस दिया एक तरीके से लोगों को। अगर ये दे देते हैं और मुझे रॉन्ग प्रूव कर देते हैं कि घूस नहीं है, एक्चुअल में इनके उसके विकास के लिए, इनका स्किल डेवलपमेंट के लिए है, तो मैं बिल्कुल रिजाइन कर दूंगा अगर ये अपने वादे को पूरा कर देते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बोला इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा बोरो किया है और लोगों में बांटा है। अब कहां से बोरो किया, इस पर थोड़ी ना वोट पड़ता है कि तुमने कितना लोन लिया है, बस हमको मुफ्त की रेवड़ियां तुम बस खिला दो, ठीक है, इस पे वोट पड़ता है। तो इसीलिए लोन अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को बहुत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कुछ नहीं है रेवेन्यू का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस बात है, रोड वगैरह सब तो बनती ही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो बात अलग है कि बनते ही अगले दिन टूट भी जाती है, ब्रिज उद्घाटन से पहले टूट जाता है, ब्रिज ऐसे बनाया जाता है कि 4 लेन का पास होता है और उसको बीच में 4 लेन बना दिया जाता है, ठीक है, पूरा डबल लेन है और बीच में कहीं 4 लेन उसको बना दिया कि बेटा मतलब क्या ही है कि भाई जब घुस रहे हो, ठीक है, जब घुस रहे हो तो 4 लेन है, ठीक है, जैसे जब घुस रहे हो 4 लेन है और बीच में 2 लेन हो गया, ठीक है, आगे जाके 2 लेन हो गया, वो आओ बड़ा बड़ा भिड़ो यहाँ पे, तोड़ के नीचे गिरो जाके, ठीक है। तो वो बात अलग है कि पैसा ऐसे हजारों करोड़ों रुपए ऐसे ही चला जाता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना रहता नहीं है क्योंकि अगेन क्योंकि एसेट क्रिएशन जब करती है गवर्नमेंट तो उसके नाम पे वोट नहीं पड़ता है, तो किसकी गलती है, सरकार की, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नहीं, हमारी गलती हुई ना ये तो फिर कि हम नहीं देते उस नाम पे वोट, हम उस नाम पे वोट देंगे वो बनवाएंगे सिंपल सी बात है। तो इट इज नॉट द गवर्नमेंट टू ब्लेम, ऑलवेज आई से इट इज अस टू ब्लेम, ठीक है, जिस चीज पे वोट पड़ेगा वही चीज सरकारें करेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो राजस्व और पूंजी अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है सिंपल की गवर्नमेंट बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपको नहीं देखना है, प्लान एंड नॉन प्लान ज्यादा, ठीक है। कैपिटल इट इज द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वैल्यू इन द इकोनॉमी, ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो रेवेन्यू राजस्व पैसा आ रहा है, कैपिटल में पूंजी क्रिएट हो रही है, ठीक है, कैपिटल रिसीट आप देख सकते हैं, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप उसी से देख लेंगे ज्यादा सही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और लोन ग्रांट कर दिया है, लोन पहले से लिया तो उसको रीपे कर दिया, भुगतान कर दिया, ऋण भुगतान, ऋण अनुदान, विकासात्मक व्यय हो गया, अब संरचना निर्माण हो गया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल रिसीट में ऋण हो गया, विनिवेश, विनिवेश मतलब तुमने हिस्सेदारी बेच दी, गवर्नमेंट ने कहीं पर अपनी हिस्सेदारी बेच दी, और रेवेन्यू वाला तो यार यहाँ पे लिखा था, आई थिंक मिस हो गया, कोई नहीं, ठीक है, रेवेन्यू वाला से बता दिया है यहाँ पे मैं, ओके, ठीक है, ऑलराइट, डन, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ऑर्डर लिखा है लेकिन अभी ये याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी हम देखेंगे, ओके, पूरा भी हम देखेंगे। तो होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको, और ये चीज अगेन वही वैसी ही है जहाँ पे आपको एक खाली पन्ना लेना पड़ेगा, खाली पन्ना लेके आपको बैठना पड़ेगा, या तो ऐसे रखो, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट यहाँ लिखो रेसीट, यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर, फिर डिवाइड करो रेवेन्यू कैपिटल, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, तुम कैसे, बजट लिखो, यहाँ लिखो रेवेन्यू, ठीक है, और यहाँ लिखो कैपिटल। ये खुद से एक्टिविटी करनी पड़ेगी तब याद होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ये नहीं कि सारा कुछ बस क्लास के भरोसे, खुद से एक्टिविटी जब तक नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा ढंग से, दिमाग में उतरेगा नहीं, जिंदगी भर के कंफ्यूजन रहेगा। और अगर एक बार कर लिया इस एक्टिविटी को, जिंदगी भर जितने क्वेश्चन आएंगे मजे से करोगे। तुमने एक चीज को नोटिस किया होगा, जो चीज समझ में अच्छे से आ जाती है तो तुम हमेशा चाहते हो और उसके क्वेश्चन है और है, मजा आता है करने में, और नहीं समझ में आया तो डर का माहौल है। तो एक बार कर लो एक्टिविटी इस तरीके से बना के, रेवेन्यू लिखो, कैपिटल लिखो, रेवेन्यू रिसीट में ऐसी क्या क्या होती है जो बार बार, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा बजट बना के दिखाया था, है ना, या फिर हम लोग का जो घर का बजट होता है वो बना के दिखाया था। हमारी आम जिंदगी में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार आती रहती हैं, क्या ऐसी चीजें होती है जो बार जाती रहती हैं, क्या ऐसी चीजें होती है जो कभी कभी आती हैं, कभी कभी जाती हैं। एसेट लायबिलिटी का लेना देना यहाँ से होता है, एसेट लायबिलिटी का लेना देना यहाँ से कुछ नहीं होता, ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है, ना लायबिलिटी जा रही है, ना लायबिलिटी आ रही है, ना एसेट जा रहा है। यहाँ पे एसेट जा रहा है या लायबिलिटी आ रही है, यहाँ पे एसेट बन रहा है या लायबिलिटी जा रही है, ठीक है। तो यानी एक अच्छे तरीके का एक्सपेंडिचर है, ये खराब तरीके की रिसीट है, ये ना अच्छा है ना खराब है, ऐसे फील ले सकते हो अगर फील लेना है तो। बाकी जब सवाल करेंगे तो अपने आप थोड़े से धागे खुलेंगे। अब आते हैं टैक्सेशन सिस्टम। क्यों टैक्सेशन सिस्टम देख रहे हैं भारत का? क्योंकि अभी हमने देखा है टैक्स का पैसा यहाँ पे आता है रिसीट में, तो टैक्स की बात आई तो टैक्स को यहीं पे कवर करेंगे। भारत में कराधान प्रणाली देखते हैं, ठीक है। तो कर 2 तरीके के होते हैं, टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब हिंदी में प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते क्यों हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डायरेक्ट होते हैं इनको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना होता है और इनडायरेक्टली वालों को इनडायरेक्टली तरीके से देना होता है। ये कैसा तरीका होता है इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट तरीका होता है जैसे कि तुम मुझे इनडायरेक्ट तरीके से जीएसटी भर रहे हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट की पोर्टल पर जाकर जीएसटी नहीं सबमिट कर रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, मैं तुम्हारे बिहाफ पे डिपॉजिट कर रहा हूं, यानी इनडायरेक्ट हुआ। तो जीएसटी वगैरह जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कल को तुम्हारी एसएससी में जॉब लग जाएगी, ठीक है। वैसे तो उतनी इनकम तो शायद नहीं होगी कि आप पर्सनल इनकम टैक्स भरो, क्योंकि 12 लाख तक की गवर्नमेंट ने लिमिट कर दी है, लेकिन जितनी भी आपकी इनकम होगी, ठीक है, जितनी भी आपकी इनकम होगी, ठीक है, तो मान लो अगर 12 लाख से ऊपर हो जाती है, ओके, ऑलराइट, तो है, लेकिन जितनी भी आपकी इनकम होगी, ठीक है, जितनी भी आपकी इनकम होगी, ठीक है, तो मान लो अगर 12 लाख से ऊपर हो जाती है, ओके, ऑलराइट, तो उसमें आपको इनकम टैक्स भरना होता है। वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके आपको खुद ही भरना होगा। चलो खुद ही भरना होगा, मान भरना नहीं आता तो सीए से भरवा ले तो इंडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, सीए से भरवा लेने से इंडायरेक्ट नहीं हो जाता, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपके बिहाफ पे मतलब मैं बोल सकता हूं कि अकाउंट आप ही का भर नहीं पा रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपके सीए ने भर दिया, वो ऐसा वो इंडायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। याद रहेगा यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो अभी जो न्यू टैक्स रेजिम उसके तहत 12 लाख का यहाँ पे टैक्स, अगर 12 लाख की इनकम है तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 75,000 का वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो वही लगभग 13.25 लाख, लगभग वही 12,75,000 आप मान के चलो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, नील है आपका टैक्स, ओके, ठीक है।
आगे बढ़े तो इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। सर इनकम टैक्स तो समझ में आएगा, अगर 12 लाख या फिर 12,75,000 से ज्यादा कमाएंगे तो हमें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स क्या होता है? तो वेल्थ होता है आपकी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, जैसे कि हाउस टैक्स वगैरह। आप भरते हो कि नहीं भरते हाउस टैक्स? तो आपकी वेल्थ है वो, ठीक है। अब हमें अच्छा जब बताओ इनकम और वेल्थ में कौन स्टॉक और कौन फ्लो कॉन्सेप्ट है? गिफ्ट टैक्स, किसी को गिफ्ट देते हो, गिफ्ट सर गिफ्ट में टैक्स, गिफ्ट कैसे समझे नहीं? अब तुम समझोगे नहीं, जैसे तुम बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगो, तुम धन्ना सेठ टाइप आदमी बन गए, ठीक है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कि जो 100 करोड़ ऐसा पैसा कमाते हैं, तो क्या करते हैं, पैसे की हेरा फेरी इधर उधर करते हैं कि हमने गिफ्ट दे दिया। तो गवर्नमेंट ने हर एक उधर पे क्या है, अपने एक तरीके से वो बिठा रखे हैं क्या बिठा रखे हैं कि भाई तुम इस रूट से आओगे तो भी टैक्स लेंगे, उस रूट से आओगे, किसी रूट कोई रूट ऐसा खाली ना जाना पाए जहां पे टैक्स से बच के चला जाए, ठीक है। आदमी क्या करता है, टैक्स से बचने का काम करता है। गवर्नमेंट क्या है, हर जगह पे ये कोशिश करती है कहां से टैक्स वसूला जा सके, क्योंकि वही गवर्नमेंट का कमाई का मुख्य स्रोत होता है कि इधर से टैक्स उधर से टैक्स, कैसे टैक्स बस निकाला जा सके कहीं से भी, ठीक है। तो इसीलिए गिफ्ट टैक्स जो है आपका, कि भाई अगर आप किसी को गिफ्ट के नाम पे कुछ पैसा दे रहे हो, गाड़ी दे दी है ना, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे, गिफ्ट के नाम पे पैसा दे दिया और सब कुछ मतलब पैसे की हेरा फेरी कर लेते थे। कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। कैपिटल गेन्स का मतलब होता है जैसे आपने प्रॉपर्टी, आपका कैपिटल, आपकी पूंजी आपने बेचा तो उस पर जितना आपको प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन्स टैक्स दो। या आपने अपने शेयर मार्केट में अपने स्टॉक खरीद रखे थे, आपने उसको बेचा, ठीक है, तो उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स दो। अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म का मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक टाइम में अगर मुझे बहुत ज्यादा कमाई हो गई है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म, जो कि ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो कम होता है। जैसे कि मान लो कि मेरा पैसा बढ़ा 2 महीने में ही, मेरा पैसा 1 लाख से 5 लाख हो गया, 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो और एक है मेरा 5 साल में 1 लाख से 2 लाख होगा। तो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जनरली कंसीडर किया जाता है 24 महीने, यानी कि 2 साल से 2 साल उससे कम उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और उससे ज्यादा होता है आपका, उससे ज्यादा होता है कहीं कहीं पे आप देखोगे 12 महीने का भी होता है, ठीक है, 12 मंथ्स का भी, ठीक है। तो वही होता है आपका कि उसको माना जाता है लॉन्ग टर्म, अगर उससे ज्यादा होता है तो। डायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। कैसे समझाता हूं मैं आपको, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। इनकम होता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट, जो कि डायनामिक इन नेचर होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताना पड़ेगा। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा, पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत नहीं होती है। और कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो बिजनेसेस को भरना होता है, जो लोग धंधा कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव नेचर कैसे होता है ऐसे समझो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी 12 लाख तक इनकम है तो आपका 0% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 12 लाख से लेके अगर आप 15 लाख तक पैसा कमा रहे हैं, ठीक, तो आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आप अगर 15 से 20 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आप मान लेते हैं 20 से 40 लाख कमा रहे हैं तो आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर अगर आप मतलब, ठीक है, फिर अगर आप मतलब 40 से, बस मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 40 से आप 80 लाख तक कमाते हैं तो आपको 40 लाख तो 25% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर अगर आप 80 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, इससे ऊपर है तो आपको 30%। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स की रेट बढ़ रही है जो आपको टैक्स भरना है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। लेकिन बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं। कैसे? ऐसे समझ लेते हैं कि मेरी इनकम अगर 17 लाख है तो मुझे पूरी इनकम में 15% टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर मान लो मेरी गलती से 21 लाख हो गई इनकम तो मुझे पूरे इनकम में 20% टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। मान लो मेरी इनकम है कितनी, मान लो मेरी इनकम 22 लाख है, ठीक, मान लेते हैं साल की मेरी इनकम 22 लाख है, तो 12 लाख तो पहले हटा दो, इसमें कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब बचे कितने, कितने बचे 10, ठीक है, 12 लाख खत्म हो गए। अब 12 से जो 15 है यानी 3 लाख पे 10% भरूंगा, फिर ये 5 लाख पे 15% भरूंगा, और बचे कितने, 2 बचे ना, 22 पे हूं, 22 लाख पे, तो 2 लाख पे 20% भरूंगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है प्रोग्रेसिव। 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं पड़ा, ऐसा नहीं कि पूरी 22 पे उठा के, पूरी ये 20 से 40 के बीच में तो चलो उठा के पूरा 20% टैक्स वसूल लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 12 लाख हटा दिए जाएंगे पहले, ठीक है, फिर 12 से 15 3 लाख पे 10%, फिर 5 लाख पे 15%, फिर जो बाकी के मेरे 2 लाख है वो 20% है। यानी एक तरीके से जो मेरा एक्स्ट्रा 2 लाख है उस पर मेरा 20% पड़ा। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो मार्जिनल टैक्स रेट है, ठीक है, मार्जिनल टैक्स रेट है वो एवरेज टैक्स रेट से ज्यादा होती है। काफी लोगों को बात हजम नहीं हो पाती है, क्या है क्यों है समझ नहीं आती है। एक बार इस पे सवाल पूछा जा चुका है एसएससी की वजह से, एसएससी के द्वारा, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसीलिए क्या मार्जिनल का मतलब ये है जो मेरा एक्स्ट्रा 2 लाख था उस पर मुझे 20% पड़ा, लेकिन मेरा जो एवरेज निकालोगे पूरा टैक्स जो मैंने भरा वो 20 से कम ही तो निकलेगा। क्यों? एक तो 0 + 10 + 15, ठीक है, तब 20 आके आया जाके, ठीक है। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो 20 से कम ही आएगा ना, तो एवरेज टैक्स रेट हमेशा कम ही होगी। मार्जिनल का मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है वो एक, मान लो मेरी 22 हो रही है, ठीक है, मान लो मेरी 41 हो जाए तो एक्स्ट्रा जो मैं स्लैब में गया, एक्स्ट्रा जो 1 लाख में जो मैंने पे किया वो एक ज्यादा होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है कंपेयर टू एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज टैक्स रेट कंपैरिजन में मार्जिनल टैक्स रेट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसा यहाँ पे क्या होगा, टैक्स का जो स्लैब है वो भी बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा मुझसे लिया जाएगा, ठीक है। सर ये 12 लाख एनुअली लेते हैं ना? बिल्कुल एनुअली ही होता है। टैक्स प्रॉफिट में भरना पड़ता है क्या? हाँ, टैक्स प्रॉफिट में भरना पड़ता है, प्रॉफिट में भरना पड़ता है। जैसे आप सैलरीड पर्सनल है तो आपका क्या ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपकी पूरी सैलरी आ रही, प्रॉफिट होता है बिजनेस का। जैसे मान लो मैं, ठीक है, तो मैं अपना पहले डेप्रिसिएशन ये सब दिखाता हूँ, सैलरी वगैरह मैंने कितने एम्प्लॉइज को पे किया वो सब दिखाता हूँ। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स भरता हूँ। जो मेरा प्रॉफिट हुआ एक तरीके से मेरी पर्सनल इनकम हुई, राइट, पर्सनल इनकम हुई, फिर मैंने उस पर टैक्स भर दिया तो वो क्या हो गई बताओ जल्दी से। फिर मैंने उसमें टैक्स भर दिया, उस पर्सनल इनकम पे मैंने टैक्स भर दिया, अब वो मेरी क्या इनकम होगी, जो फाइनली मेरे पास इनकम बचेगी खर्च करने के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ आ गई बात? ठीक। अब डायरेक्ट पे आते हैं, ये इनडायरेक्टली दिए जाते हैं गवर्नमेंट को। कैसे दिए जाते हैं मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक। दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, ये किसी और पर्सन पे ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे तुम मेरे पे कर देते हो।
ये रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं, यानी ये ऐसा नहीं कि तुम्हारी इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, ये सबको देना पड़ता है सेम। अगर तुमने से जितने लोगों ने भी खरीदा है कोर्स तो सबने सेम जीएसटी दिया है भाई, सबने 18% जीएसटी दिया है। किसी ने ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारी इनकम, घर की इनकम जो है साल की 2 लाख है तो तुमने दिया ही नहीं है, तुम्हारी 5 लाख है तुमने 5% दिया है, तुम्हारी ना सबने 18%। तुम्हारे घर की इनकम 2 लाख है, तुम्हारे घर की इनकम 2 करोड़ है, 18% सबने फ्लैट दिया है, तो प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। ठीक है, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, वैट हुआ, बहुत सारे टैक्स होते थे। अब उन सारे टैक्स को सबस्यूम कर दिया गया, मतलब यह है कि उनको एक बना दिया गया, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सामान और सेवाओं पे वस्तु एवं सेवा कर। इसको कब लाया गया था? इसको 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, या फिर 122 नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। कंफ्यूज तो नहीं होगा इसमें? क्यों? हर बिल एक्ट बनेगा जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा जो नंबर ऑफ बिल होते हैं वो ज्यादा होते हैं एक्ट से, क्योंकि कई सारे बिल होते हैं जो नहीं एक्ट बन पाते हैं। ठीक है, तो 122 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और ये लाया कब गया था, इंप्लीमेंट कब हुआ था देश में? 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में इंप्लीमेंट हुआ था, जहां पे बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस को हटा के इसको ले आया गया था जीएसटी को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका जीएसटी। जीएसटी के बारे में अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी हो गया आपका। ओके, सेंटर का अलग होता है सेंट्रल एक्साइज, और स्टेट का अलग होता है। जैसे स्टेट अभी भी आपका और स्टेट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको। तो सर अभी तो बोले थे खत्म हो गया वैट, भाई पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ है, मेजॉरिटी चीजों से खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे ध्यान रखिएगा आज तक जीएसटी नहीं लगता है, जैसे पेट्रोल, जैसे कि दारू, अल्कोहल, इन सब पे नो जीएसटी। तो क्या लगता है फिर इनमें? क्या लगता है फिर अगर ये नहीं लगता है तो ध्यान रखना, ये जो पेट्रोल डीजल होता है इस पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज लगेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर तुम लोग बनोगे, वसूली मारोगे। ठीक है, एक बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक थे भाई साहब कस्टम्स में। ठीक है, कस्टम ड्यूटी भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना माल, उस पर लगता है। अभी रिसेंट में ही लगे थे, घूस पकड़ते हुए धर लिए गए, अरेस्ट किए, मतलब टर्मिनेट कर दिए गए जॉब से। ठीक है, तो कृपया ऐसी करके हरकतें मत करिएगा, नौकरी तो जाती है साथ में इज्जत भी। ठीक है, तो ऐसी कभी हरकत करिएगा नहीं। ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, है ना, स्टूडेंट की था। सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज लगता है इसमें, किसमें? पेट्रोल एंड डीजल में। और क्या लगता है? स्टेट का जो वैट वगैरह होता है वो भी लगता है। तभी आप देखोगे तो पेट्रोल का प्राइस हर स्टेट में सेम नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग होता है, या फिर सेल्स टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये लग जाता है। राइट, और बाकी सेस वगैरह भी लगा लेती है गवर्नमेंट। सेस या फिर लगाना है, सेस क्या होता है भी बताते हैं। अल्कोहल क्या होता है? मतलब अल्कोहल तो तुम्हें पता ही क्या होता है। अल्कोहल में क्या लगता है? तो अल्कोहल में सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है, यहाँ पे यूजुअली आपका या तो जैसे स्टेट एक्साइज लगेगा, ठीक है, या स्टेट का वैट लग जाएगा। ठीक है, सेल्स टैक्स, और गवर्नमेंट कुछ लाइसेंस वगैरह यहाँ पे लाइसेंस फीस लेती है। ठीक, तो अल्कोहल में जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता, तभी अल्कोहल और पेट्रोल के प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, बाकी ज्यादातर चीजों के प्राइस सेम होते हैं। ठीक है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड 101 अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई। ठीक है, असम पहला स्टेट था जिसने रेटिफाई किया था, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट करना पड़ा था, और वो वाला अमेंडमेंट अगर आपको याद हो जिसमें कि स्टेट का रेटिफिकेशन भी लेना पड़ता है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का, तो असम पहला था जिसने रेटिफाई किया था। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ? जैसे कि आप में से बहुत लोग राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, मणिपुर के हैं, क्योंकि मैं जीएसटी जब भरता हूँ ना तो मुझे पता है ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो सीए है वो मतलब काफ़ी तारीफ करता है कि आप तो मतलब पूरे इंडिया को बढ़ा रहे हैं, और कैसे हल्के में रखे हो गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूरा तमिलनाडु केरल तक, और यहाँ पे गुजरात राजस्थान से लेकर पूरे मणिपुर नागालैंड तक, मतलब एक भी स्टेट, एक भी यूटी ऐसा नहीं है जहाँ से स्टूडेंट नहीं है। मेरे लिए भी पहली बार जब मैंने देखा था सरप्राइजिंग था। ठीक है, कोई भी एक सिंगल स्टेट या यूटी नहीं जहाँ पे अपने स्टूडेंट ना हो। तो अब ये जो जीएसटी आप लोग मुझे देते हो, तो इसमें जितना भी जीएसटी जाता है, जैसे 18% जीएसटी देते हो, तो किसको जाता है? मेरी, जैसे मैं यूपी बेस्ड है सब मेरा, तो यूपी को जाता है, या फिर आपके स्टेट को, मणिपुर को, नागालैंड को, राजस्थान को, वेस्ट बंगाल, पहला बैशाख को, या फिर कहाँ किसको जाता है? तो एक्चुअल में ये जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है उस डेस्टिनेशन पे जाता है, इस टैक्स को दिया जाता है। यानी कि आप लोग जहां से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से, उस स्टेट को जाता है। कितना? जैसे 18% है तो 9% लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% देगी उस स्टेट को, और उसको बोलते हैं आईजीएसटी। देखो, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, और एक होता है सीजीएसटी की तरह ही होता है, यूटी जीएसटी होता है, मतलब अगर यूटी है तो यूटी, और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी होता है, मतलब जो सेंटर का शेयर होगा। अब जैसे मान लो कि यूपी में ही बन रहा है कोई चीज, यूपी में ही कंजम्पशन हो रहा है, तो सेंटर स्टेट आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, या यूटी है तो सेंटर यूटी आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर एक जगह से चीज बन रही है, दूसरे राज्य में जा रही है, तो फिर किसको टैक्स मिलेगा? तो जहां पे जा रही है, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, उस राज्य को दिया जाता है उसका हिस्सा, ना कि जहां पे बन रही है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है ये। ओके, होता क्या है, कितना क्या टैक्स बढ़ेगा, घटेगा, सारी चीजें रिवाइज होगा, वो आपका क्या होता है, वो जीएसटी जो काउंसिल की बैठक होती है। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरली क्वार्टरली बेसिस पे होती है ये मीटिंग्स। तो दिवाली के पहले हुई थी, आपको पता है दिवाली के पहले काफी सारी जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको चेंज किया गया था, आपको पता है ना, काफी सारी टैक्स स्लैब्स को चेंज किया गया था, है ना। और वो यहीं पे होता है जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है। तो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल में 279A में है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों संवैधानिक है? क्योंकि इसका अनुच्छेद, इसका आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए। कितने मेंबर होते हैं? 33। कैसे होते हैं 33? कैसे डिवाइडेड होते हैं? 33 है, जो 33 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक तो एक होगा आपका, जैसे हमारे निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। एक होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस,
अब ये मत पूछना सर मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है। जब मैंने पॉलिटी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो जो डिफरेंट तरह के मैंने आपको मिनिस्टर्स पढ़ाए भी थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, अलग अलग तरीके के कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ओके। तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये चीज, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताया था क्या, कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। फिर आपके आते हैं कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर आपके आते हैं कौन, डिप्टी मिनिस्टर। तो उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें उनको असिस्ट करने वाला मिनिस्टर ऑफ, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होता है। कौन है अभी करंट में, पंकज चौधरी है, ध्यान रखना। तो ये दो लोग हो गए, प्लस जितने भारत के 28 राज्य हैं वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे, सॉरी जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो, प्लस और कौन होगा, जो हमारी 3 यूटीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहां के होंगे। तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो 1 2 30 हो गए और 3 33 हो गए, तो 33 मेंबर होते हैं, 2 यूनियन से और बाकी 31 स्टेट से, 28 राज्य हैं और 3 यूटी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही हेड होता है जीएसटी काउंसिल का। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है? और जो पिछली वाली मीट हुई थी उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि कुछ ऐसे आपके गुड्स रहेंगे जिसपे कि 0% टैक्स लगेगा, नहीं 0% की स्लैब है, 5% की है, 18% की है और 28 का हटा के 40% की है। जो भी नेसेसिटी वाली चीजें होती हैं उनको जनरली यहां रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि बहुत एग्रीकल्चर वाली चीज है तो 0% में आ जाएगा, ठीक है। फूड वगैरह है, दूध वगैरह है, फुटवियर है, ये सब आ जाता है यहाँ पे 18% में। जैसे आप समझ में तो नहीं आता, लेकिन शिक्षा पे 18% ही लगता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए 18%। फिर कोई नहीं, क्योंकि आपकी फीस काफी कम हो सकती है अगर गवर्नमेंट 18% से काफी कम कर दे। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जितनी फीस है उसमें 18% ज्यादा गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। 40% जो बहुत ही लग्जरी, जिनको सिन गुड्स बोलते हैं। सिन गुड क्या होते हैं? सिन गुड होते हैं जिनको मतलब पाप लगता है, पाप सिन गुड उनको बोलते हैं, जो बहुत महंगे आइटम होते हैं, जैसे कि बहुत महंगी गाड़ियां हो गई, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट हो गए, तंबाकू वगैरह हो गए, पान मसाला हो गए, दारू पे तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ टोबैको हो गया, है ना, बहुत लग्जरी जो चीजें होती हैं। लग्जरी का मतलब होता है जो मर्सिडीज जैसी गाड़ियां बहुत महंगी, और सिन गुड हो गया जैसे कि तंबाकू, गुटखा वगैरह, ये सब, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑलराइट, ठीक है। तो 28% की जो पहले स्लैब होती थी उसको हटा दिया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पे सेस भी लगा दिया जाता है पेट्रोल वगैरह में। अभी सेस क्या होता है? तो सेस और सरचार्ज समझिएगा। सेस होता है इट इज लेविड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। जैसे कि ये जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जैसे अगर एग्रीकल्चर सेस है वो, तो एग्रीकल्चर के नाम पे आपसे पैसा लिया जा रहा है, नहीं कि इस पैसे को गवर्नमेंट कहां यूज करेगी, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए यूज करेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी, एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो रोड सेस ले लिया तो इस पैसे से रोड डेवलप किया जाएगा। एजुकेशन सेस ले लिया, इससे शिक्षा में खर्च किया जाएगा। स्वच्छता सेस ले लिया, मतलब इसको स्वच्छता में, क्लीनलीनेस में यूज किया जाएगा। तो सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस, और हर किसी को भरना पड़ता है, हर किसी को भरना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और राज्यों को नहीं देती है, ध्यान रखना। इसी तरीके से सरचार्ज होता है, सरचार्ज सबको नहीं भरना पड़ता है। ये एडिशनल टैक्स होता है लेविड ऑन इंडिविजुअल्स विद इनकम अबव स्पेसिफिक लिमिट। तो हमने देखा था कि टैक्स स्लैब बढ़ते, जैसे हमारा टैक्स स्लैब बढ़ रही थी तो टैक्स रेट बढ़ रहा था। अगर हमारी आमदनी ज्यादा है तो उस तरीके से बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आता है, मान लो 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, अब बेटा तुम टैक्स पे भी टैक्स दो। कैसे? तुम्हारा टैक्स बना इतना, तुम्हारी इनकम है 2 करोड़, तुम्हारा टैक्स बना इतना, अब इस पे अलग से 15% भरो। मतलब टैक्स स्लैब तो बढ़ रही थी, ठीक है, 5 10 15%। अगर 1 करोड़ से ऊपर निकल गया तो जो भी तुम्हारा टैक्स बना उस पे भी टैक्स पड़ेगा। ये होता है सरचार्ज, टैक्स पे टैक्स, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, वैसे उसी तरीके से ही है। और ये दोनों जो होते हैं, दोनों विच आर लेविड अंडर आर्टिकल नंबर 271, ठीक है, लेविड अंडर आर्टिकल नंबर 271 आर नॉट टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स, नॉट टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। राज्यों के साथ शेयर नहीं करना होता है। तो सर शेयरिंग किस हिसाब से होती है? शेयरिंग किस हिसाब से होती है टैक्स की? तो 16th फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट आई है कल, जो प्रेजेंट हुआ बजट, उसी का स्क्रीनशॉट है ये, कि 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि टू कैरी ऑन, ठीक है, जो पहले से चल रहा था, वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन एट 41%। व्हाट इज वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन? वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन इज कि जो सेंटर कलेक्ट कर रही है 100%, उसमें से जो 41% है वो स्टेट्स को दे दे। 100 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है तो उसमें से 41वां हिस्सा 41 रुपए वो राज्य के होंगे। ये होता है वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन? अब ये किस 28 राज्य है ना, और यूनियन टेरिटरीज है 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनके बीच में कैसे पैसे डिवाइड होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हो गया वर्टिकल, इसी को वर्टिकल बोलते हैं। और किस तरीके से स्टेट के बीच में आपस में डिवाइड होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब ये किस तरीके से डिवाइड, देखो ये पहले 42% हुआ करता था, जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसने 41% कर दिया था, फिर से इसको 41%, 16 फाइनेंस कमीशन ने बोला हाँ 41% पे इसको कंटिन्यू रखो। और स्टेट के बीच में जो आपस में जो शेयरिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होता है। वो किस हिसाब से होती है? वो इस हिसाब से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, रटना नहीं है, देखो थोड़ा सा। इनकम डिस्टेंस, यानी पुअरर जो राज्य होते हैं उनको ज्यादा मिलता है, जनसंख्या ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा रिसोर्सेज के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, फॉरेस्ट इकोलॉजी है तो जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहां फॉरेस्ट कवर ज्यादा है उनको ज्यादा दिया जाएगा। कमेंट में बताओ, जो हमारी आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट थी उसमें किस स्टेट का सबसे ज्यादा शेयर था फॉरेस्ट का। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया है, जनसंख्या वृद्धि को कम किया है, उनको इंसेंटिव के तौर पे ज्यादा पैसा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना वेट है, वेट मतलब किस फैक्टर को कितना वेट असाइन किया है, फिर इस बेसिस पे, इन सब वेट के बेसिस पे उसको पैसा दिया जाएगा। सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे नहीं, ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे, एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। टैक्स एफर्ट, यानी स्टेट दैट टैक्स कलेक्ट टैक्स एफिशिएंटली आर रिवॉर्डेड, जो एफिशिएंट तरीके से टैक्स कलेक्ट करते हैं। एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन का मतलब होता है जिसको बोलते हैं, चलो अभी मैं आगे बताऊंगा उस चीज को तो वैसे, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, देख लो, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बोलते हैं। मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है टैक्स जितना कलेक्ट हुआ और टैक्स को कलेक्ट करने में लगा पैसा, उसको माइनस करने के बाद नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स होता है, ठीक है, 2.5%। तो ये सब वेट, क्या वेट याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है आपको, खासकर एसएससी के लिए बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कभी एम बनाओ तब आगे इस लेक्चर को देख लेना और तब वेट को यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें,
ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट जो टॉप 5 में आने वाले हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट वाले टॉप 3 में आने वाला है, ही केम टू मीट मी, ठीक है, अभी परसों, ठीक है, एंड ही टोल्ड मी कि मतलब हिज अल्टीमेट एम इज टू क्रैक द सिविल सर्विसेज एंड ही विल क्रैक इट, आई नो फॉर श्योर, ठीक है, एंड वो 4.0 से अपना भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसमें, मतलब ही टोल्ड मी कि अभी 4.0 से उसको मतलब चीजें कवर कर रहा है, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव सीएपीएफ एंड देन ही इज गोइंग टू गिव सिविल सर्विसेज का एग्जाम आल्सो, एंड आई कैन प्राउडली से दैट बिकॉज समझ में आ जाता है, ठीक है, कि ही विल क्रैक इट, ठीक है, और उसको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करने वाली। तो अगर आपको कभी सही लगे तभी वेट आप याद करिएगा, बाकी तो और किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, एसएससी के लिए उतने तो नहीं है, एसएससी के लिए भी, लेकिन अगर आप अगर आपके बाकी एग्जाम से सीरियस सीएपी वगैरह, तो उनके लिए आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। एसएससी के लिए तो बस मैं आपको ये बोलूंगा, देख लो, रटने की जरूरत नहीं है, कितना ही रटोगे तुम, लेकिन अगर आपका एकदम सीरियस सीएपी सिविल सर्विसेज है तो पक्का रटना है, विद नो डाउट, ठीक है, पक्का रटना है। जिसके बारे में बोल रहे हैं बताएंगे, ठीक है, फोटो भी है, तो उसी के साथ नहीं हो तो थंबनेल डालेंगे ताकि तुम्हें भी भरोसा हो जाए, है ना। यस सर, आप भी सर चार्ट भरते हो क्या? ऐसी चीजें साझा करनी चाहिए क्या? अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, तो कोई भी बन जाएगा, आगे फोकस करके पढ़े तो। सर इस्लामाबाद होम गार्ड के लिए सफिशिएंट है क्या? रेफर करके आप भी पढ़ाते हैं, ठीक है, 11-11 अच्छे भी तो नहीं भैया। चलो, तो इनकम डिस्टेंस, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑलराइट, तो ये फैक्टर होते हैं जो हॉरिजॉन्टल चेयर ऑफ डेवल्यूशन को उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब थोड़ा फिस्कल कंसोलिडेशन देखते हैं, ऑलराइट, मुझे पता है मैंने पीछे कुछ चीजें अभी छोड़ी है, उनको भी देखेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेट टू जीडीपी रेशियो 50 ± 1% बाय 2030। 2030 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 50 ± 1 यानी 49 या 51 के बीच में ही रहेगा डेट टू जीडीपी रेशियो। क्या है, ऊपर है डेट और नीचे जीडीपी, यानी देश का जीडीपी कितना, देश का घाटा कितना है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमिक हालत कैसी है किसी देश की। किसी देश की अगर इकोनॉमिक हालत पता करनी है तो क्या, कौन सा रेशियो देखोगे? डेट टू जीडीपी रेशियो। और कोई सा भी रेशियो होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे लगा पा रही है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी, उतना ही तो ज्यादा वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में पैसे खर्च कर पाएगी। तो अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई है तो मतलब किसी कंट्री की हालत, इकोनॉमिक हालत अच्छी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां के लोगों में वो पैसा कैसे, अरे भाई मैंने तुमको कुछ बताया था ना, मैं फिर से बताता हूं, एंड दैट इज, अच्छा मैंने बैच में बताया था कल कि जीडीपी अगर किसी देश का बढ़ रहा है तो दैट डज नॉट नेसेसरली मींस कि ये से वेलफेयर भी हो रहा है लोगों का। आई अगेन रिपीट माय वर्ड्स, इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मींस द वेलफेयर ऑफ पीपल। रीजन ये है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रहा है तो हो सकता है कि जीडीपी जो बढ़ रहा है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में बढ़ रहा है, जैसे अंबानी अडानी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है। अब लोगों के पास कितना पैसा जा रहा है ये हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते इससे, तो डज नॉट नेसेसरली मींस वेलफेयर। उसी तरीके से ये है, इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के बारे में नहीं पता चलता कि लोगों में कितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ एक बार सीडीएस में सवाल बन चुका है इस पे, ठीक है, तो इससे भी बिल्कुल नहीं पता चलता है। इससे सिर्फ हमें इतना पता चलता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो से कि गवर्नमेंट कितना वहां पे डेवलपमेंट कर रही है। टैक्स कलेक्शन ज्यादा है तो डेवलपमेंट वगैरह पे ज्यादा पैसा खर्च कर रही होगी, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो से उस कंट्री की फिस्कल हालत के बारे में पता चलता है कि कितने घाटे में है अभी, इसको कम रखना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर बात करेंगे, डेट टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेटेड टू बी 55.6% ऑफ जीडीपी इन दिस 2026 जो 27 है, ठीक है, जो बजट एस्टिमेट आया है 2026-27 उसमें इतना है, कंपेयर टू 56.1% इन रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 25-26। तो रिवाइज्ड जो एस्टिमेट है उसमें 56.1 रहा है, इसको टारगेट कर रही है गवर्नमेंट अगले साल 55.6, 2030 तक इतना करना है, ठीक है। बाकी तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत सरकार को पैसा कहां से आता है और कहां पे पैसा जाता है। ये अगेन जो कल लेटेस्ट वाला, एकदम लेटेस्ट पढ़ रहा है, इससे ज्यादा लेटेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, कल ही आया और आज ही पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा कहां से कलेक्ट होता है? बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज से, यानी गवर्नमेंट का इनकम का मुख्य स्रोत उधार है। गवर्नमेंट का इनकम का मुख्य स्रोत उधार है। क्या मतलब सर? वो तो हमारा भी, ठीक है। 21% इनकम टैक्स है, यानी इसके बाद सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट को आमदनी होती है वो इनकम टैक्स से होती है, जो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है, जो हर कोई नहीं भरता है, सिर्फ जो मैंने बताया था भारत की 4% से भी कम जनता भरती है। इसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जो बिजनेस जो लोग धंधा करते हैं वो भरते हैं। इसके बाद जीएसटी से गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है 15% का। सर क्या ये याद रखना है? तो ऑर्डर तो याद रख ही सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि परसेंटेज याद रखो, बट मैं तो बोलूंगा कि ठीक है 2 का तो याद ही रख लो, बाकी सबका याद नहीं रखना है, 2-3 का याद कर सकते हो, बोरोइंग 24, 21 और 18, बाकी ऑर्डर तो याद होना चाहिए, ओके। देन इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, मतलब ऑर्डर भी 4 तक, टॉप 4 तक ऑर्डर याद रखना कि पहले उधार है, देन इनकम टैक्स, देन कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स ही होता है, देन उसके बाद आपका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, बस ये 4 ध्यान रखना। उसके बाद देख सकते हो नॉन टैक्स रेवेन्यू है आपका, देन एक्साइज ड्यूटीज है, देन आपका कस्टम्स है 4%, देन नॉन डेट कैपिटल। नॉन डेट कैपिटल बताओ मुझे क्या, जल्दी बताओ ये क्या है नॉन डेट कैपिटल? तब तक मैं आगे नहीं बोलूंगा, तब तक बताओगे नहीं। वर्ल्ड ग्लोबल बैंक से लोन लेके भारत कहां बढ़ेगा सर? कहां बढ़ेगा ना? रेवेन्यू, अच्छा नहीं भाई। नॉन डेट कैपिटल सीट का मतलब क्या है? वो आमदनी जो या तो हमारा एसेट बेच दे या लायबिलिटी बढ़ा दे। लोन लायबिलिटी का मतलब होता है डेट मतलब उधार, लायबिलिटी मतलब उधार, लोन मतलब उधार। तो भैया मेरे कैपिटल रसीद 2 तरीके की थी। कैपिटल रसीद पे अगर हम देखें, एक तो लोन हो गया, लोन ले लिया, ये क्या है? डेट है, डेट मतलब उधार, डेट लेना मतलब उधार लेना। तो नॉन डेट पूछ रहा है, उधार के अलावा क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? विनिवेश कर दिया था, अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी थी, एसेट सेल कर दिया था, उससे 2% का आता है, ठीक। रुपए जाता कहां है?
खर्चे कहाँ होते हैं सरकार के, या खर्चे कहाँ होंगे अगले साल, उसका एस्टिमेशन है ये। सबसे ज्यादा तो जो राज्यों का शेयर है पूरा पैसा, वो तो ना 41, अरे भाई मेरे बिल्कुल होता है, जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका 41%। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पूरा पैसा खर्चा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से 22% खर्चा स्टेट का शेयर होता है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद सबसे ज्यादा जाता है जो लोन लिया है, जो उधार लिया है, क्योंकि ये क्या है, बोरोइंग, ये है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, ये नॉन डेट कैपिटल रेसीट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो उसका ब्याज भरना पड़ता है सरकार को, जब उधार इतना है तो ब्याज भी कितना होगा, है कि नहीं। तो स्टेट के शेयर के बाद सबसे ज्यादा तो ब्याज भरना पड़ता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जहां पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11% का डिफेंस में जाता है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये स्पॉन्सर्ड वाली वो स्कीम होती है जहां पे सेंटर भी कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है, यहां पे पूरा फंडिंग सेंटर की तरफ से जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन होते हैं, ग्रांट वगैरह ये सब, तो वो ट्रांसफर हो गए, ठीक है। और अदर एक्सपेंडिचर, बाकी खर्चे और सिविल पेंशन 2% और सब्सिडीज 6%, ठीक है। क्या सर सब याद करना? बिल्कुल सब याद करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना जो स्टेट का शेयर है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वो तो पूछेगा भी नहीं तुमसे, मेन तो ये था इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा, वो कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कुछ वैसा है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भरना पड़ता है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ओके। उसके बाद डिफेंस। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर 2-3 का, टॉप 3-4 का याद रखना है बस, ठीक है। परसेंटेज नहीं भी याद रखेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ऑर्डर तो बिल्कुल मत भूलना। पिगोवियन टैक्स वो होता है, वो टैक्स जो उन एक्टिविटीज पर लगाया जाता है दैट क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। पिछले लेक्चर में आपको बताया था किस तरीके से कानपुर की लेदर जो टैनरीज है वो क्या करती हैं, अनट्रीटेड वाटर को जिसमें क्रोमियम आर्सेनिक सब होता है गंगा वाटर में डालती हैं, ठीक। उसके भी पे क्या प्रोड्यूस करती हैं, लेदर प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, ठीक। तो अब जितना आपने हार्म किया नेचर को, ठीक है, उस पर जो टैक्स लग गया वो है आपका पिगोवियन टैक्स। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है आपने कोई चीज प्रोड्यूस करते हुए किसी और चीज को खतरा, मतलब किसी और चीज को हार्म किया है, तो उस नाम पे गवर्नमेंट टैक्स जो लेती है उसको पिगोवियन टैक्स बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इनसे बोल दिया जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं कि बेटा तुम इतना टैक्स भरोगे, क्यों? क्योंकि तुम गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हो, तो क्योंकि तुम गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हो तो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, पिगोवियन टैक्स। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, नेगेटिव तरीके से तुम इंपैक्ट कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जोर जोर से बोल के पढ़ा रहा हूं और मान लो बगल वाले रूम में कोई पढ़ रहा है, शांति से पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, तो मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई वो, ठीक है। कोई पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, जैसे कि अगेन वही जो स्टूडेंट आया था मिलने, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो वो सेइंग कि इतना ज़्यादा मतलब लाउड स्पीकर एंड वो सब होता है कि पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था। तो क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है कि आप किसी और को नेगेटिव इंपैक्ट करें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे बगल में कोई रूम में कोई लड़का बैठा और वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो मेरा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन क्या है कि वो उसको सब सुनाई दे रहा है, तो वहीं पे सुन सुन के पढ़ रहा, नोट्स बना रहा है, तो एक तरीके की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई वो, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मुझे तो फायदा हो ही रहा है, प्लस और भी किसी को फायदा हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है वो, समझ रहे हैं आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे खाना खाया, मैं कहीं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा कुछ इधर उधर गिर गया, आके चिड़िया का वो ना खा लिया, तो एक तरीके पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, मैंने भी खा लिया, मेरा पेट भर गया, और ठीक है, और अननोइंगली किसी और का मैंने फायदा कर दिया। यहाँ पर क्या था, किसी और का मैंने नुकसान कर दिया, ठीक है, पिगोवियन टैक्स। खैर ओके, अभी लाफर कर क्या होता है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले पेपर टैक्स क्या होते हैं। पेपर टैक्स वो होते हैं जो सिर्फ कागज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ आमदनी देते नहीं है सरकार को, ये यानी बहुत ज्यादा कलेक्शन होता नहीं है इनसे। जैसे कि वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, एस्टेट ड्यूटी हो गई, ये सारे टैक्स बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके नहीं देते हैं, इसलिए पेपर टैक्स बोलते हैं इनको। कारण भी पता होना चाहिए और एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। अदर नेम से नॉमिनल टैक्स और सिंबॉलिक टैक्स। एस्टेट ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, एस्टेट ड्यूटी होती है जब मान लो आपके फादर की प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, सब कुछ है, जब आपको ट्रांसफर होगी, मान लो उनकी डेथ हो गई, फिर कुछ भी हो गया कारण की वजह से, तो आपको अगर मिलेगी तो आपको जो उसमें टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टेट ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड एज एस्टेट ड्यूटी। अब इसको अबॉलिश किया जा चुका है, ठीक है। यानी आपके जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी आपको जब ट्रांसफर करी जाएगी तो उस पर पड़ती थी पहले, अब नहीं पड़ती है, ठीक है। लाफर कर पे आते हैं, क्या होती है लाफर कर? तो लाफर कर वो ये ग्राफ दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। कैसे? सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा बताओ अगर मैं टैक्स रेट को बढ़ा रहा हूं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ही घटेगा? सिंपल सी बात है, बोलोगे बढ़ेगा सर, टैक्स रेट जैसे बढ़ाओगे टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन लाफर ने बोला सिर्फ एक पॉइंट तक, उसके बाद घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि लाफर जी का ये मानना था कि ठीक है आप, ठीक है, पहले 1%, 2%, मतलब 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60, 80, 90, 100, क्या मतलब तुम अगर सरकार अगर ऐसा है बोलेगी कि इनकम तुम्हारी 100 रुपए, हम 70 रुपए टैक्स लेंगे, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो काम करूंगा, पागल थोड़ी ना हूँ काम करूंगा, 70 रुपए दूंगा गवर्नमेंट को। या तो मैं कोई ब्लैक देखूंगा कि किस तरीके से इसको मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सकता है, मतलब टैक्स में बचाऊंगा इधर उधर से घुमा फिरा के, या फिर मैं कमाऊंगा ही नहीं। क्यों कमाऊं मैं? अगर मुझे 30 रुपए बचना है तो क्यों ना मैं 30 रुपए ही कमाऊं। अगर मुझे 100 रुपए कमा के 70 दे देने गवर्नमेंट को, मेरी डिस्पोजेबल इनकम 30 बचेगी, और 30 रुपए कमाऊंगा तो मुझे कुछ इनकम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब में मैं 30, जब 30 रुपए कमाता हूं तो मैं टैक्स स्लैब में नहीं आता, तो मैं 30 रुपए नहीं कमाऊंगा, पागल मुझे 100 रुपए कमाऊंगा। तो इसीलिए फिर अगर ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाती है गवर्नमेंट तो रेवेन्यू घटने लगता है। तो ये घंटे शेप का कर्व बनता है। कैसा? इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। ध्यान रखिएगा, लाफर कर्व क्या दिखाता है? टैक्स रेट और रेवेन्यू कलेक्शन। इट सजेस्ट दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट ऑन कैन रिड्यूस द टोटल रेवेन्यू। हाई टैक्स रेट में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। वर्कर्स में रिड्यूस एफर्ट इफ दे फील एडिशनल इनकम विल बी हेवीली टैक्स्ड। अगर उनको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि मैं ना ज्यादा अगर मैं ज्यादा और इनकम करने लगूंगा, मैं ज्यादा और पढ़ाने लगूंगा, मैं ज्यादा और मेहनत करूंगा तो मुझे और पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं और पैसा करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है उस टैक्स स्लैब में, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम टैक्स वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, तो मुझे पता है कि अगर मान लो मेरी इनकम अभी मान लो कि 30% चार्ज होती है, गवर्नमेंट बोलेगी इससे ज्यादा करोगे, मान लो कि अभी 1 करोड़ करते हो तो 30%, और अगर जो 1.5 करोड़ करोगे तो 50% लेंगे। तो मैं सोचूंगा छोड़ो ना यार, जब आधा गवर्नमेंट को दे देना, क्यों फालतू माथा पच्ची करूंगा, आराम से मौज ना मारूंगा अपना आराम से बैठ के, क्यों इतना काम करूं मैं? तो आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं, तो फिर वो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का घट जाएगा। ध्यान रहेगा ये, ठीक है, ओके। ऑलराइट, ठीक। तो सारी चीजें हमने देख ली, लाफर एफर सब कुछ, ओके। बस खत्म हो गया लेक्चर। थोड़ा डेफिसिट वगैरह देख लेते हैं, डेफिसिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये 1 करोड़ एग्जाम्पल दे रहे हैं। 50 लाख तो सटा ही देते होंगे सटा ही देते हैं मतलब फिर कितने डेवलपमेंट हो जाता है जितने लोगों के। सर इस बार सीजीएल में फेल होने की वजह से इस साल वैकेंसी पे इफेक्ट होगा क्या? इसका इफेक्ट नहीं है। अच्छा शिबू बीजीएमआई ओके चलिए ओके अल्कोहल नेगेटिव में आएगा। हाँ बोल सकते हैं अल्कोहल नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन उसके प्रोडक्शन में क्या है वो देखेंगे। अब हर बाल की खाल नहीं निकालेंगे कि ना अल्कोहल पीने के बाद आदमी क्या करता है, मार कूट करता है घर पे जाके, ठीक है, बवंडर फैलाता है घर में जाके। उतने डीप लेवल पे नहीं जाना नेगेटिविटी में, हमें वहां पे जाना कि उसके प्रोडक्शन में कितना नेगेटिव वो हो रहा है। ठीक है, एफआरबीएम क्या, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है क्या? जब कल फाइनेंस मिनिस्टर वाले निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया तो उसके साथ साथ इन 3 चीजों को प्रेजेंट किया गया। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, 3 साल के फिस्कल टारगेट क्या है जो मैं तुमको दिखा रहा था अभी, जैसे ठीक है, जैसे ये चीजें फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, क्या टारगेट है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, आउटलाइंस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एसेसेस इकोनॉमिक कंडीशन, जीडीपी ग्रोथ वगैरह सब। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है फिर गवर्नमेंट है वो रखती है बजट के साथ। क्यों? क्योंकि ये एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था 2003 में, जिसने ये मैंडेट किया था। ये मैंडेट इसलिए किया था सो दैट कि गवर्नमेंट को पता रहे, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रहे कि उसके घाटे कितने बढ़ते जा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ क्या हो रही है। तो फिस्कल टारगेट सेट करके चले कि घाटों को लिमिट करना है, घाटों को एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे रखना है। इसलिए बजट के साथ साथ इन 3 स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट ने ऐसा बोला था जो 2003 में आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट्री एक्ट। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व ताकि इनका निर्धारित किया जा सके जो हमारी गवर्नमेंट है, और बजट का प्रबंधन किया जा सके। तो इसलिए मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य, ठीक है, तो इन 3 को पेश किया जाता है क्योंकि इस एक्ट ने बोला था। ठीक, बोला तो था, लेकिन बात ये आती है कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो समझ लेते हैं। देखो, बजट 3 तरीके का हो सकता है, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस का मतलब है गवर्नमेंट की आमदनी यानी प्राप्ति और उसका खर्चा यानी व्यय, एक्सपेंडिचर, अगर वो बराबर है तो बैलेंस्ड है। सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट की प्राप्ति यानी कि रेसीट्स, रेवेन्यू, आमदनी ज्यादा है और खर्चे कम है, तो सरप्लस हो जाएगा अधिशेष बजट। और अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं, व्यय ज्यादा है और प्राप्तियां कम है, तो उसको बोलते हैं घाटा बजट, डेफिसिट बजट। ठीक, अब इट इज नॉट हार्ड टू गेस कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या होगा, डेफिसिट बजट। ठीक है, वैसे भी मतलब इससे कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है, टॉन्ट कसने वाली। सरप्लस का मतलब सरप्लस होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सरप्लस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जितना पैसा लिया था उसको वो खर्च कर ही नहीं पाई। तो आप देखते हो उसको हम बोलते हैं मार्च रश करके, अगर कभी आपने टर्म सुना। मार्च रश का मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्च आता है तो सब पैसा खर्च करने लगते हैं मिनिस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि खर्च नहीं करते ना तो पता है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इतनी पिछली बार पैसा मांगा था, खर्च क्या नहीं कर पाया आप इतना, तो लोग मतलब पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया जाएगा, तो इसलिए खर्च करो, इधर उधर इधर, ये रोड बना दो, वो रोड बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तभी देखोगे मार्च में डेवलपमेंटल काम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसा बचा के रखते हैं कि यार ये काम आएगा, ठीक है है ना, तुम्हें पता है कहाँ काम में आता है। और फिर जब थोड़ा बच जाता है तो इधर उधर खर्चा किया जाता है। तो डेफिसिट बजट है हमारा। ठीक है, डेफिसिट अलग अलग तरीके का होता है, घाटे अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले पढ़ेंगे बजटीय घाटा, आखिरी टॉपिक है हमारा। बजटरी घाटा होता है हमारी सरकार का पूरा खर्चा माइनस पूरा रेसीट, पूरे इनकम घटा दोगे तो बजटरी डेफिसिट आ जाता है। लेकिन होता क्या, जनरली 0 निकल के आता था। क्यों 0 निकल के आता था? क्योंकि मान लो गवर्नमेंट का खर्चा है 100 रुपए और आमदनी उसकी 80 रुपए की है, तो क्या करती थी, 20 रुपए उधार ले लेती थी। ठीक है, जितने का खर्चा हो गया तो उतना उधार ले लिया, तो ये भी 100 हो गया, तो 0 निकल के आ जाता था। तो इससे पता नहीं चलता था कि गवर्नमेंट कितने का लोन ले रही है, कितना बोरो कर रही है, कितने का डेट है, उधार है उस पर। तो इसीलिए हम टर्म लेके आए फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा खर्चा लिख दो और पूरी इनकम घटा दो उसमें, लेकिन बोरोइंग को मत उसमें इंक्लूड करना। यहाँ क्या था, पूरा खर्चा माइनस पूरा इनकम। यहां पे भी वही है, पूरा खर्चा माइनस पूरा इनकम, लेकिन बोरोइंग को एज अ इनकम मत लीजिएगा आप प्लीज। जब बोरोइंग को इनकम नहीं लोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कितने का बोरोइंग हुआ है। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फिस्कल डेफिसिट या फिर बोरोइंग कौन दिखाता है, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर, इसका ज्यों को त्यों लिख दो, माइनस टोटल रेसीट
एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हो गया ये। या फिर इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, रेवेन्यू रेसीट भाई, क्योंकि बोरोइंग कहां आती है, बोरोइंग क्या है, बोरोइंग है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। भाई कैपिटल रेसीट में आएगी ना, क्योंकि बोरोइंग का मतलब है लोन, लोन का मतलब है लाइबिलिटी चढ़ रही है मुझ पे, तो रेवेन्यू रेसीट रख दूंगा। और ऐसी रेसीट लेनी है मुझे जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग हो, तो अपने आप लोन हट गया, क्योंकि लोन तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट है ना, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, सिंपल। उसी को लिखने का एक तरीका है ये, पूरा खर्चा माइनस ब्रैकेट में रेवेन्यू रेसीट प्लस वो कैपिटल रेसीट जो नॉन डेट क्रिएटिंग हो, बस वही तरीका है लिखने का अलग अलग। समझ में आ गया? ठीक है। और इसी में अगर इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा, प्राथमिक घाटा हो जाएगा। यानी फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, प्राइमरी डेफिसिट आ गया। यही सवाल डिट्टो सीजीएल मेंस में इस बार पूछा गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान था। अब पूछने को टफ भी पूछ सकता है, आसान भी पूछ सकता है, लेकिन जिस लेवल पे मैंने आपको पढ़ा दिया है, चाहे टफ पूछे चाहे आसान पूछे, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और आपसे नहीं बना, किसी से नहीं बनेगा। ठीक है सर, ये कैसे क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, ठीक है। आप देख लो, प्रूफ आपके सामने है। 2 स्टूडेंट लाके खड़े कर दिए, 71 नंबर हैं जीके में, ऐसे नहीं आ गए। ठीक है, ये मेहनत से आते हैं, सिर्फ टीचर की नहीं, स्टूडेंट की मेहनत से भी आते हैं। तो इसीलिए प्लीज रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, चाहे अगली बार हाईएस्ट मान लो 60 जाएंगे तो आप ही के होंगे, ठीक है, लेकिन सबके नहीं होंगे, ये भी बात है। किसके होंगे? जो अच्छे से रिवाइज करेगा। तो इसमें स्टूडेंट की मेहनत होती है। एज अ टीचर तो मेरा काम है, ठीक है, पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, सारे क्वेश्चंस कराना, सब कुछ, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपका काम है कि उसको रिवाइज करना अच्छे से हो। अगर आप अच्छे से करते हो तो आप में से कोई होगा हाईएस्ट। ठीक है, 71 मार्क्स जो है वो 3.2 बैच से ही है। एक और स्टूडेंट है, अब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि बैच में था, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन उसके भी 71 है। आई विल प्रेजेंट है, ठीक है, बिफोर यू, किस तरीके से 71 है। लेकिन ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, लेक्चर के तुरंत बाद जो मैंने आपको बोला है कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा मेमोरी डिप्लीशन होता है, तो प्लीज़ 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन दीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ये कभी पूछेगा भी नहीं, सिंपल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट, खत्म। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट। अब इसी में से, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इसी रेवेन्यू डेफिसिट में आप वो ग्रांट को हटा दो जिससे कि कैपिटल एसेट क्रिएशन हुआ है। समझो मेरी बात को, लोन जो देते थे, लोन देना कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन ग्रांट देना जिसको वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्या? ग्रांट को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है वो। क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है वो ग्रांट, उस ग्रांट को जो दिया गया हो सकता है कि उस स्टेट गवर्नमेंट ने उसे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाया हो, यानी कि कैपिटल एसेट को क्रिएट किया हो, तो उस ग्रांट को हटा देना, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव, प्रभावी राजस्व घाटा है, वो आपको ग्रांट हटा देनी है जिससे कि कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ है। क्योंकि तो अच्छा चीज है ना, ये जो खर्चा हुआ है तो अच्छी चीज है कि कैपिटल एसेट क्रिएट हो गई, तो प्लीज उस ग्रांट को घाटे के तौर पे मत लेना, वो घाटा नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो मुनाफा है वो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे आया? हमने जो ब्याज भरते हैं, ब्याज जो हम भरते रहते हैं उसको हटा दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है ना, क्या फिस्कल डेफिसिट इतना दिख रहा है क्योंकि ब्याज ही हमारा इतना हो जाता है, पुरानी सरकारें इतना ब्याज ही लेके गई थी कि आज तक हमें चुकाना पड़ रहा है, तो फिर ये बोला था ठीक है तुम ब्याज हटा दो, तब बताओ कितना है। ठीक है, तो उस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं जो 2026-27 का हमारा अगला जो हमारा ये जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए कल बजट पेश किया गया है, उसमें 18.1 लाख करोड़ की कैपिटल रिसीट रही हैं, मतलब रहेंगी। 35.3 की क्या रहेंगी? ये देखो आप, ये है क्या? ये है रिवाइज एस्टिमेट पिछले साल का। ठीक है, 16.2 था लाख करोड़। कैपिटल रेसीट कितनी थी? कैपिटल रेसीट ठीक है, कैपिटल रेसीट थी 16.2 और थी, और 18.1 रहेंगी। 33.4 थी, 35 क्या रटना है? नहीं रटना है। अगर सीडीएस सीएपीएफ में भी बैठ रहे हो, सीडीएस का पेपर लगा हुआ है अप्रैल को, तो याद कर लेना, अगर सीडीएस में बैठने वाले हो तो पूछा जा सकता है ये। ठीक है, जो रिवाइज एस्टिमेट था तो उसमें पिछले साल का और इस साल कितना एस्टिमेशन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख लो, जो अच्छे तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया उस पर? 14 लाख करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दुगना, तिगुना के मतलब ढाई गुना है लगभग, 38.7 लाख करोड़।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना 17 लाख करोड़, सॉरी 14 लाख करोड़, और अभी कितना होगा 17.1 लाख करोड़, और रेवेन्यू कितना होगा 41.3 लाख करोड़। ठीक, अब गवर्नमेंट अपने घाटे को कवर करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब जितना घाटा है उतने का फिर क्या करती है, फाइनेंस करती है। फाइनेंस मतलब इधर उधर से पैसा उठाती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह को बेच के। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह क्या होती है वो कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दिया, आरबीआई से पैसा ले लिया, इन सब से। ये जो टर्म है ये सबसे पहले उन्होंने कॉइन किया था, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बताओ कौन है वो, कमेंट में जल्दी से बताओ कौन है। फिर मैं आपको दो तरीके की फाइनेंसिंग और बताता हूं। एक होती है डेट फाइनेंसिंग, और एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसा बनाना, ठीक है, पैसा बनाना। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है घाटे को मेकअप करना। जॉन मेनार्ड किनिस ने, ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड किनिस ने डेफिसिट फाइनेंसिंग टर्म कॉइन किया था कि गवर्नमेंट के जो घाटे हैं उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट इधर उधर से पैसा जो बटोरती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। डेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि रेजिंग मनी। डेट का मतलब क्या होता है, उधार। क्यों भैया, डेट का मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो रेजिंग मनी बाय बोरोइंग, ठीक है। और ये क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग, रेजिंग मनी बाय सेलिंग ओनरशिप, ठीक है, रेजिंग मनी बाय सेलिंग ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप बेच दी, ओनरशिप जैसे कि मेरे शेयर्स हैं तो मैंने शेयर्स बेच दिए अपने, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, एसेट सेल कर दिया मैंने। ये क्या है, लायबिलिटी चढ़ा ली। ये क्या है, एसेट कम कर दिया। कहां रखोगे इनको, क्यों, इन दोनों को कहां रखोगे, किस रेसीट में रखोगे, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, फाइनेंसिंग हो रही है, लेकिन किस तरीके का पैसा जरा बताओ। और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, तो जो गवर्नमेंट के घाटे होते हैं उसके लिए जो बोरो करती है, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इन दोनों को कहां रखोगे, इन दोनों को रखोगे तुम कैपिटल रेसीट में। क्यों, लायबिलिटी आ रही है, एसेट जा रहा है, इसलिए। समझ में आई चीज, ठीक है। तो यहाँ होता है लेक्चर खत्म। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। दोहरा घाटा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसको ट्विन डेफिसिट बोलते हैं, जहां पे फिस्कल डेफिसिट होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब वो पढ़ाऊंगा तब वहां पे बताऊंगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताऊंगा आपको, ठीक है। उसको दोहरा घाटा बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा खत्म। और जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर्स की, क्विजेस चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, तो यू कैन टेक द एक्सेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैच। और ये क्वेरी नंबर नहीं है, क्वेरी नंबर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे तो लिखा होगा ये नीचे, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे आप क्वेरी नंबर मतलब बैच को मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, बैच को लेकर कुछ है, ऐप को लेकर कुछ है, ठीक है, टेक्निकल कुछ ऐसी क्वेरी है, मतलब ये मेरा नंबर नहीं है, ओके। तो ये इंग्लिश का बैच है, और पीएसपी सर ने भी एकदम जलवा बिखेरा अभी मीन्स में, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे जिनके 135 आउट ऑफ 135 हैं, पूरे हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो खैर ये कॉम्बो है आपका, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ये अगर आप ऐप में सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऑलराइट। आप सवाल कर बताइए, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है सर, सिविल सर्विसेज का, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, जिसने भी बिनॉय जी, आपका प्रिंटिंग मोर 1 years इज एन एग्जांपल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, यस, जिसको हमने सेनरेज करके पढ़ा था, याद है। हाँ बिल्कुल बोरोइंग है, सॉलिड क्रिएटिव क्विज। क्या मतलब निर्मला ताई, लेफर गया तेल लेने, हम तो टैक्स लगाएंगे, क्यों। फैट मैन में लिखा हुआ है ना, लेफर गया तेल लेने, हम तो टैक्स लगाएंगे। और एड ऑन कर लेना फैट मैन वालों, ठीक है। एक चीज़ और एड ऑन कर लेना, ठीक है, अगर कभी पूछ ले इस तरीके से, यहाँ पे टैक्स वाले में नोट कर लेना इसको, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, तो जैसे जीएसटी जो है ना, जीएसटी उसने कास्केडिंग ऑफ टैक्स को रिड्यूस किया है। क्यों, कैसे, बिकॉज कास्केडिंग ऑफ टैक्स होता है व्हेन टैक्स इज levied at every stage of production, at every
स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो हर स्टेज में जो प्रोडक्शन में लगता था टैक्स, तो उसको जीएसटी ने खत्म कर दिया है कि भाई कंजम्पशन के टाइम पे डेस्टिनेशन में टैक्स लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। उसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, कि हर स्टेज में जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कास्केडिंग। तो उसी कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इसको लगाया गया है। ठीक है, ओके। कोई ऐड नहीं सर, पीडीएफ है, मौज करो। अच्छा मयंक बेटे, बहुत मार खाओगे। ठीक है, तो एड ऑन कर लेना। एक तो ये कास्केडिंग इफेक्ट वाला, और सर चार्ज वाला आई डोंट नो कि वहाँ पे है नहीं, शायद होगा। ठीक है, नहीं है, आई थिंक लिखा होगा फैटमैन में, नहीं है तो लिख लेना। सरचार्ज और शेयर नहीं करने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और डेफिसिट फाइनेंसिंग बस नोट कर लेना, जो ये आखिरी वाला था ना, ये इसको नोट कर लेना। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसमें तो अगर आपका एम हायर एग्जाम से तो ही इसको देखिएगा। ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बाकी ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना, ये नोट कर लेना, ये जो टारगेट्स हैं। ठीक है, ये वाली कुछ चीज़ें हैं, 50 ± 1 हो गया, ये सब कुछ है ना। 41% डिवोल्यूशन होता है शेयर का, ये थोड़ा सा देख लेना। और तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो आपको नोट करना पड़े फैटमैन में। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है। सो सेल्स रेस में क्वेश्चन पूछा गया है, कैपिटल रेसीट क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यस, या तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या तो एसेट चला जाता है। बिल्कुल। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रेसीट्स। बोरोइंग जो आप करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल रेसीट होती है। बिल्कुल सही है। क्यों? बोरोइंग क्या है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट एसेट कम हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नो, इंटरेस्ट थोड़ी ना लायबिलिटी क्रिएट करता है, लोन लायबिलिटी क्रिएट करता है। इसीलिए तो इंटरेस्ट इसमें आता है, रेवेन्यू में आता है। रेवेन्यू में आता है क्योंकि इंटरेस्ट हर महीने आता है, बार बार आता है, और ये लायबिलिटी वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बन गए आईएएस। क्यों? चलो अगला क्वेश्चन करो। लंबा चौड़ा लग सकता है, ये कोई मैथ नहीं है, ठीक है, मैथ का सवाल नहीं है। लंबा चौड़ा लग सकता है लेकिन है बहुत ही आसान है। कैसा है? बहुत ही आसान है। बहुत आसान नहीं, बहुत ही आसान है। तो 80,000 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसीट्स हैं आपकी 60,000 करोड़। गवर्नमेंट बजट शोज अ बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़, रेवेन्यू रेसीट है 60,000 करोड़, तो 80 में 60 घटाओगे 20,000 करोड़। सही है। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग दिखाता है। बोरोइंग कितनी है? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। ये प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं। फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 करोड़ है। 10,000 में 6,000 घटा दोगे, बचेगा कितना? 4,000। सब सही हो गया, बन गया आईएएस। क्यों भैया? ये भी सिविल सर्विसेज का 2025 का सवाल है। ठीक है, चलिए अगला है फोर्थ। A country's fiscal deficit stands at 50,000 crores. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are 1,500 crores. What is the gross primary deficit? उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? बताइए, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। जीएसटी एग्जेम्प्ट और 0%, वही है आपका। ठीक है, जीएसटी एग्जेम्प्ट और 0%, आदेशी जी वही है। सर हमें हाफ ही डेबिट बनवाना है। अच्छा, हाफ डेबिट। तो 50,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है और रिसीविंग दिस थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रसीट, द कंट्रीज इंटरेस्ट ऑफ दिस। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 50,000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी है? 1,500 है। 50,000 में 1,500 घटाओगे कितना आएगा? 48,500। सर ये 10,000 करोड़ क्या करना है? इसको जो है घर ले जाना है अपने, इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सीधे फिजिकल डेफिसिट दे दिया, इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया, खत्म। ठीक है, इसका में कुछ नहीं करना है। Which of the following reports states that the budget is seen not as a simple balancing of tax receipts against expenditure but as a sophisticated process in which instrument of taxation and expenditure are used to influence the course of economy? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है कि बजट को व्यय के निमित्त कर प्राप्तियों के सरल संतुलन के रूप में नहीं बल्कि एक सुविज्ञ प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें कराधान और व्यय के लिखतों का उपयोग अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एआरसी रिपोर्ट है, हूवर कमीशन रिपोर्ट है, हेल्डेन कमिटी रिपोर्ट है, फिर प्लाउडेन। तो ये आपकी प्लाउडेन रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसने ये चीज बोली थी। ओके, प्लाउडेन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए। और
ये जो क्या बोलते हैं प्लाउडन रिपोर्ट है, ठीक है, ये कब की है? 1961 की, ठीक है। और ये इंडिया की नहीं है, ये यूके की है रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट का मतलब है लाइबिलिटी आ रही है या एसेट जा रहा है, लाइबिलिटी आ रही है एसेट जा रहा है, यहां से एसेट जा रहा है, ठीक है, यहां से लाइबिलिटी आ रही है, बोरोइंग कर रही है, ठीक है, एसेट सेल कर रही है, इंटरेस्ट रेवेन्यू में, स्मॉल सेविंग सब इंटरेस्ट उसमें आएंगे, ठीक है। तो 1 and 4 ओके इज द गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट, ओके, ठीक है। इंटरेस्ट तो आपका रेवेन्यू में आएगा, तो 2 तो नहीं होगा, ठीक है, 1, 3, 4 होगा, ठीक है। स्मॉल सेविंग जो अल्प बचत है, ठीक है, ठीक है, 1, 3, 4 आंसर होगा, क्योंकि स्मॉल सेविंग जो है ना, ये काइंड ऑफ एक स्कीम है स्मॉल सेविंग, जिसमें कि सर्टिफिकेट होता है जिनको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उनसे बोरो करती है गवर्नमेंट। ये स्मॉल सेविंग एक स्कीम होती है, उनसे गवर्नमेंट बोरो करती है, इसलिए बोरोइंग के अंतर्गत आता है, इसलिए कैपिटल रिसीट में आएगा ये। फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्रेत है? बताइए क्या अभिप्रेत है? डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े थे हम। करंट करके कुछ हमने रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ा था। नेट इंक्रीज इन दी बोरोइंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई, बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग तो है फिजिकल डेफिसिट, लेकिन सिर्फ आरबीआई से ही है क्या? फ्रॉम द आरबीआई ना। सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग, सारी बोरोइंग को आप मिला लो, वो सारी बोरोइंग आएंगी आपके इसमें, ठीक है। Which of the following items comprises a major portion of revenue expenditure of the union government? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा क्या होता है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने। निम्नलिखित में से किस मद में भारत की संघ सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा सम्मिलित है? तो बड़ा हिस्सा एक्सपेंडिचर का इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे जाता है, ब्याज भुगतान। अगर अब ये देखा हमने कि सबसे ज्यादा तो स्टेट का जो शेयर है वो चला जाता है 22%, बाकी उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट जाता है ना, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है, फिर डिफेंस में जाता है, इस तरीके से। Which of the following is subtracted from fiscal deficit to arrive at primary deficit? फिजिकल डेफिसिट में क्या घटाया जाता था कि प्राइमरी डेफिसिट है? सीजल में ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं, बता। इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? संकुचन हो रहा है, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, यानी कोई बाहर छोड़ के भाग रहा है, क्राउडिंग आउट हो रही है। अगर एक्सपैंड हो रहा है, कोई अंदर आ रहा है तो क्राउडिंग इन, बाहर भाग रहा है क्राउडिंग आउट। वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट mooted the idea of deficit financing? बता। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेनार्ड किनेस, फिर मिल्टन फ्रीडमैन। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जॉन मेनार्ड किनेस आंसर होगा, जिन्होंने डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया मोट किया था, ताकि जो गवर्नमेंट के घाटे हैं उसको फाइनेंस कर सके गवर्नमेंट। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ गई है, प्राइवेट, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है, वो बढ़ गई है। तो वहां पे क्या था? क्राउडिंग आउट हो रही थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, यहाँ ज्यादा हो रही है, तो क्राउडिंग इन हो जाएगी, ठीक है, क्राउडिंग इन हो जाएगी, सिंपल। विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई टेक्नोलॉजी आप एक्वायर करें, नई प्रौद्योगिक प्राप्ति करना पूंजीगत व्यय है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए, सिविल सर्विसेज 2022 का सवाल है ये। तो सर जी टेक्नोलॉजी क्या एक्सपेंडिचर कैसा है? ये तो बड़ा अच्छा है, फील लिया करो, ओहो ये तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से और हमारा फायदा होगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो हम, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि अच्छे तरीके का एक्सपेंडिचर है ये, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल नहीं। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब पैसा बोरो करते हो। इक्विटी फाइनेंस क्या होता है? जब शेयर्स बेचते हो, ओनरशिप बेचते हो, दोनों ही कैपिटल में आएंगे। अभी हमने देखा था दोनों ही कैपिटल में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1 ओनली, ठीक है, दोनों ही होंगे। अब ये करिए, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। अब बताओ मुझे, वो जो मैंने चार्ट दिखाया था तुमको, काम आया कि नहीं आया? ये चार्ट दिखाया था तुमको, ये वाला, ये काम आया कि नहीं आया? वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो?
वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस, ठीक है, को के अलावा और क्या क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, टैक्स एफर्ट है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, टैक्स एफर्ट है कि नहीं है, बताओ भैया। तीन छह चीजें थी, तीन तो उसने ऊपर वाली बोली थी, इनकम डिस्टेंस हटा दो, पॉपुलेशन हटा दो, एरिया हटा दो, उसके अलावा फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट, तो 6 फैक्टर होते हैं। उनमें से गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। बन गए आईएएस ऑफिसर, भिजवा दूं ज्वाइनिंग लेटर? नहीं बताओ कहाँ भिजवाना है। 15th, arrange the following sources of the revenue of the central government in ascending manners in terms of percentage contribution to the total revenues टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्चुअल में पुराना है 2023-24 का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है उतना, ठीक है। ये पुराना है 2023-24 का, आपके लिए जो 2025-26 का वो मैटर करता है। तो वैसे कस्टम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, और कस्टम्स के बाद आता है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी, देन उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक, कस्टम्स, ठीक है। ये एक सेकेंड, कस्टम्स, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर सी। वैसे तो ठीक है, आपको तो 25-26 याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज, तो विनिवेश से प्राप्ति राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है, किस रूप में शामिल किया जाता है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट, तो इसको किया जाता है कैपिटल रिसीट्स में, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेवेन्यू एंड प्राइमरी डेफिसिट इज और आर करेक्ट, राजस्व और प्राथमिक घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सीबीआई में इंस्पेक्टर बन लीजिए गाइस। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द excess of revenue expenditure over revenue receipt. Yes. Primary deficit is measured as fiscal deficit less interest payment, fiscal deficit minus interest payment. Yes. कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक लगा जो कर ना पाए, बस वो ये वाला अगर मैं हटा दूँ कि 2023-24 का डेटा था, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा तुम्हें जो तुम कर ना पाए हो अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेयर्ड विद द स्टेट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, भारत के वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। और जरा ये बताओ कि जो फाइनेंस कमीशन होता है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो किस आर्टिकल में दी हुई है, जरा बताइए। तो हमें पता है सर्च चार्ज और सेस को शेयर नहीं करना होता है, बाकी पूरा 41% शेयर करना होता है। रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो आर्टिकल 281 में है, उसका कॉम्पोजिशन 280 में दिया हुआ है। 16 फाइनेंस कमीशन 1 अप्रैल 2026 से इसकी वर्किंग शुरू होगी, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक चलेगा, ये इसकी वर्किंग चलेगी। कौन है इसके चेयरमैन 16 फाइनेंस कमीशन के। Which of the following components of central government taxes on petroleum and product is are not shareable with the state, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, जो शेयर नहीं करना होता स्टेट के साथ। तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है सभी का, यस। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी एडिशनल, देखो ये नहीं शेयर करना होता है, स्पेशल जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है ये शेयर नहीं करनी होती, ये भी नया मैं बोलूँगा, नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। अच्छा ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, क्या जीएसटी में कवर्ड नहीं है। कॉस्मेटिक, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ज्वेलरी या फिर पेट्रोल। तो हमें पता है पेट्रोल और जो दारू वगैरह है उसमें जीएसटी नहीं लगती है ना, उसमें जीएसटी नहीं लगती है। और ये एक नया क्वेश्चन है जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा और नया होगा। तो 2 ही क्वेश्चन हमें तक मिले हैं जो सीडीएस मतलब यूपीएससी के सारे एग्जाम में जो हमने लगाए वो हमारे लिए टफ है नहीं, सब हमसे बन गए हैं, ठीक है। चलो, तो अमेंडमेंट नंबर जो 115 है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट 122 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट ओनली अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, यस। पहले जो 115 नंबर का था उसने अल्कोहल उसको रखा था, फिर इसने ओनली अल्कोहल, ठीक है। ह्यूमन यूज वाला जो चीज़ है वो हटा दिया था, ठीक है, ओनली अल्कोहल सिर्फ कर दिया था, ठीक है। और प्रेशियस मेटल्स आर टैक्स एट अ रेट ऑफ 1% इन जीएसटी, नहीं, प्रेशियस मेटल जो है 1% इन्वाइट नहीं करते हैं बल्कि 3% इन पे लगता है, ठीक है, 3%। चलो अब कर लेते हैं ये जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी में, ओके। विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट इट्स प्रोसीड्स आर असाइंड टू द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए। यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा कर है जो केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, लेकिन इसका जो प्रोसीड है
ठीक है, लेकिन इसका जो आय है राज्यों को वित्तीय वितरण के लिए सौंप दिया जाता है। ये क्या है? ये है इनकम टैक्स, है ना, जो लेवी करता है यूनियन वो भी कलेक्ट करता है, लेकिन स्टेट को भी इसका शेयर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ओके, फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो अगला सवाल करो। अगला ये रहा आपका, इन द गवर्नमेंट बजट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स कम फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। जब आप क्या करते हैं, फॉरेन लोन लेते हैं, शेयर बेच देते हैं, टैक्स कलेक्शन या प्रिंटिंग करेंसी, जो आप शेयर बेच देते हैं अपने। ठीक है, ये काइंड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग एक तरीका है। टैक्स कलेक्शन तो आपका रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, ये आपका कैपिटल में आता है डिसइन्वेस्टमेंट वाला। अगला है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग इंडियाज यूनियन बजट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। भारत में केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे मंजूरी देने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? मंजूरी कौन देती है बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। अप्रूविंग वोटिंग कहाँ होती है बजट में? लोकसभा में। डिसइन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड अंडर विच पार्ट ऑफ द बजट? विनिवेश। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के शेयरों की बिक्री को बजट के किस भाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग शेयर्स ऑफ पीएसयूज। तो सेल करते हैं जब आप शेयर्स पीएसयूज के, तो किस में आता है? वो आता है कैपिटल रेसीट्स में। क्यों? क्योंकि आपकी एसेट जा रही है। ओके, व्हाट डज क्राउडिंग आउट अकर? व्हेन डज क्राउडिंग आउट अकर? बताइए। ये दिल्ली पुलिस 2025 से क्वेश्चन। अब सोचिए, किसी ने 3.0 बैच से पढ़ा होगा उसका आराम से होगा। क्यों? क्योंकि सीडीएस में पूछा गया। और क्यों? क्योंकि हम 3.0 में भी सीडीएस के सवाल किए थे, तो हमने पिछली बार भी किया था। ठीक है, लेकिन एसएससी में ये शायद नहीं पूछा गया था पहले सवाल। ठीक है, तो इसीलिए जो डाइवर्सिटी ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, या फिर जो जिन लोगों ने भी लिटिल वर्ड लगाई होगी, प्रैक्टिस करी होगी, उन लोगों को भी फायदा मिला होगा इसमें। ठीक है, तो फिजिकल एक्सपेंशन लोअर्स इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टैक्स कट्स डिक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस प्राइवेट कंजम्पशन डायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ पे आपका सारी चीज़ें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कम हो रही हैं, स्पेंडिंग कम हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट। गवर्नमेंट बोरोइंग्स, एक सेकंड, यहाँ पे भी तो वही है, गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग रिड्यूसेस प्राइवेट डायरेक्टली नहीं। ओके, दोनों देखेंगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। और यहाँ से एक और निट्टो की टेक्निक भी आती है अपनी, एंड दैट इज कि जनरली आंसर आपको सिमिलर ऑप्शंस में ही देखने को मिलेगा। ये सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? ये डायरेक्टली नहीं रिड्यूस करता है। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की बोरोइंग से, गवर्नमेंट ने पैसा खरीद लिया, बोरो कर लिया। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने पैसा खरीद लिया है। अब गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया है तो बाकी लोगों के लिए पैसा कम हो जाएगा। तो फिर अगर किसी चीज़ की कमी है तो फिर उसको महंगे में बेचना पड़ेगा। सिंपल यही हमने डिमांड सप्लाई में पढ़ा था। तो अगर महंगे में बेचना पड़ेगा मतलब उसमें ज़्यादा ब्याज दर मांगी जाएगी अब आपसे। ठीक है, अभी मान लो 1000 रुपये पड़े हैं बैंक के पास, आप गए लोन लेने, अब बैंक के पास सिर्फ 500 रुपये पड़े हैं, तो बैंक अब ज़्यादा लोन लेगा ना आपसे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टर्म फॉर अ टैक्स स्ट्रक्चर वेयर द टैक्स रेट इंक्रीज एज द इनकम ऑफ द पेयर इंक्रीजेस? तो उस कर संरचना के लिए क्या शब्द है जहां पर कर दर बढ़ जाती है क्योंकि भुगतानकर्ता की आय बढ़ जाती है? तो इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टैक्स स्लैब बढ़ती जाएगी। रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल अगर बात करेंगे तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि जीएसटी वगैरह वो होता है। ठीक, क्लियर? एड वोलरम टैक्स क्या होता है? तो ये आपकी क्या बोल सकते हैं इसको, जो टैक्स जो आपकी काइंड ऑफ जो मॉनेटरी वैल्यू है किसी आइटम की। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई ज़मीन है। ठीक है, कोई ज़मीन है, कोई आपकी कोई सामान है, उसकी 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 कीमत लगाई जाती है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कि आपकी इस चीज़ की कीमत इतनी होगी, उस हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, उसको एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं। मार्केट वैल्यू पे जो टैक्स लगाया जाता है मेनली प्रॉपर्टीज में। कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज इज कलेक्टिवली नोन एज। तो टैक्स सुधारों और पब्लिक खर्च की नीतियों के मेल को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है बताइए? कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, बताइए क्या होता है ये? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर ट्रेड पॉलिसी? तो आंसर क्या होगा? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ओके, वाई वॉज वैट इंट्रोड्यूस्ड बाई स्टेट्स? राज्यों द्वारा वैट 2005 क्यों लागू किया गया? वैट क्यों लागू किया?
गया? बताइए। एनहांस कस्टम ड्यूटी, इंक्रीज सेंट्रल रेवेन्यू, रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स, या फिर प्रमोट इंपोर्ट्स। भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वैट से क्या लेने देना, तुम खुद सोचो, वैट से क्या लेने देना है? कास्केडिंग इफेक्ट मैंने आपको समझाया है क्या होता है, जो बहुत सारे टैक्स लगते हैं हर एक स्टेज पे, तो वो, और यही इसका उत्तर भी है। ठीक है, रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स वगैरह का जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, बहुत बार बार जो टैक्स लगता था उसको हटाने के लिए। कस्टम ड्यूटी को एनहांस, क्या लेने देना कस्टम ड्यूटी का, वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। और फिर यहाँ लिखा वैट स्टेट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? सेंटर का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। कोई लॉजिक है इस बात का? तुम खुद सोचो, स्टेट टैक्स लगा रहा है, सो दैट सेंटर का रेवेन्यू बढ़ जाए। स्टेट का जो टैक्स, सेंटर का जो टैक्स होता है वो शेयर किया जाता है स्टेट के साथ, सेस और सरचार्ज नहीं किया जाता, वो बात अलग है, लेकिन सेंटर स्टेट को देती है, कभी स्टेट वापस सेंटर को नहीं देती है कि लो हमने कलेक्ट किया तुम भी ले लो। व्हाट इज मेजर्ड बाई लॉरेंस कर्व, ये अभी नहीं पढ़े हैं वैसे, आंसर इन इनकम इक्वालिटी होगा, पढ़े नहीं, लैफर और पढ़े अभी। विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो दिल्ली पुलिस में सीधे क्वेश्चन आ रही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या नहीं है? कैपिटल इन्फ्यूजन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब है ना आपके। ग्रांट रेवेन्यू में आता है, सब्सिडी रेगुलर बेसिस पे जाती है, कोई एसेट लाइबिलिटी को लेना देना है नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पे ब्याज भी रेगुलर बेसिस पे जाता है, कोई एसेट लाइबिलिटी के लेना देना नहीं। कैपिटल इन्फ्यूजन, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये कैपिटल में आ जाएगा आपका। ठीक है, मनी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग एसेट लाइक रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज, तो इन पे जहां पैसा खर्च किया जाता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट हो रहा है, ये किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और वो एक्टिविटी करिएगा आराम से, थोड़ा सा तसल्ली से खाना वाना खा के आराम से ब्लैंक पेपर लेके पूरा रेवेन्यू और कैपिटल वाला चार्ट बनाइएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? टू ट्रैक ओनली पास्ट एक्सपेंसेस, टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, to link revenue with export, to justify all expenditure from scratch. ऑप्शन नंबर डी, टू जस्टिफाई ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्क्रैच, सभी खर्चों का शुरू से औचित्य सिद्ध करना। ठीक है, कि कितना क्या खर्च किया आपने, उन सब के बारे में बताना है आपको। ठीक है, हर एक खर्चे के बारे में। जो नया बजट पीरियड होगा, जैसे 2026-27 का नया बजट पीरियड है, तो उसमें आपको सारे खर्चे फिर से बताने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो पहले हमने बताया था उसी का वही कारण है, उसी वजह से इतना खर्चा हो रहा है, नहीं, वही वो नहीं कारण, फिर से बताओ, तुम फिर से बताना पड़ेगा तुमको। एंड इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड इन विच स्पेसिफिक सिचुएशन, ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था। इंटरिम बजट होता है जब किसी साल चुनाव होते हैं, तो चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी पिछले लोकसभा के चुनाव थे, तो इंटरिम बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी द्वारा, कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए एक बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। अभी मान लो कि मई जून के टाइम पे रिजल्ट आपके जुलाई के टाइम पे आएंगे, तब तक के लिए खर्चा कैसे चलेगा सरकार के लिए, तो इसलिए इंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। फुल बजट नहीं होता, फुल बजट तब आता है जब नई सरकार बन के आ जाती है, नई लोकसभा। मान लो इस सरकार ने फुल बजट दे दिया, मान लो इस सरकार ने फुल बजट दे दिया, मान लो कि बीजेपी थी, कांग्रेस आ जाती तो फिर क्या होता? फिर अपना पूरा फुल बजट लेके आती क्या? तो इसीलिए इंतरिम बजट शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट है। ठीक है, राइट। सो एट द मिडिल ऑफ द ईयर, सॉरी इन द इलेक्शन, सॉरी क्या मैंने ठीक कर दिया, इन द इलेक्शन ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जब चुनाव वाला वर्ष होता है। लैफर कर्व इन इकोनॉमिक्स, डीपी देख लो। ठीक है, लैफर कर्व अर्थशास्त्र में लैफर वक्र क्या सुझाता है? लोअर टैक्सेस ऑलवेज इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, tax revenue is independent of tax rate, higher tax always raise government revenue, there exists an optimal tax rate that maximizes revenue, ऑप्टिमल टैक्स रेट है जहां मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होगा, फिर उसके बाद मिनिमाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अ पॉलिसी दैट इंक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूस टैक्स इज कॉल्ड एज, एक नीति जो सरकारी खर्च बढ़ाती है या करों को कम करती है वो क्या कहलाती है? बताइए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है और टैक्स कम करती है। न्यूट्रल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन या फिर फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन? सिंपल, स्पेंडिंग हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। Which of the government budget shows money allocated to schemes and ministries? स्कीम और मिनिस्ट्रीज में कितना पैसा गया है, तो वो किस में दिखता है आपको? बताइए। सर एलपीए का क्लास लिया, अच्छा एलपी के लिए एनटीपीसी का जो चल रहा है वो वहाँ पे सफिशिएंट होगा। ठीक है, वैसे इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के कितने खर्चे हैं वो सब दिखाता है, एक्सपेंडिचर बजट इसको हम बोल सकते हैं। ओके, 40 पे आइए। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये फिस्कल पॉलिसी बनाती है। ठीक है,
अंडर द FRBM एक्ट ऑफ 2003 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बैंड अंडर 2006 एंड 7। इनमें से किसको बैन कर दिया गया था 2006 और 7 में? ठीक है, ये जो FRBM एक्ट आया था 2003 में, किसको बैन कर दिया गया था 2006-7 में? RBI फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट, फूड सब्सिडी रिलीज, एक्सटर्नल सॉवरन बॉन्ड्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू स्टेट्स। तो RBI जो फाइनेंस करती थी डेफिसिट को, RBI खुद, उसको रोक दिया गया है। ठीक है, RBI फाइनेंसिंग को। इन इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ क्या होता है? टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। ठीक है, जो ट्रंप अपना लगाता रहता है टाइम पे। नॉट अ रीजन फॉर अ फिस्कल डेफिसिट, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे का कारण नहीं है? हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम्स, रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नॉट अ रीजन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। हाई गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है। टैक्स रेवेन्यू रिडक्शन कर दिया, बिल्कुल है, क्योंकि पैसा कम आएगा तो घाटा बढ़ेगा। इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग, यस। सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका कोई लेना देना फिस्कल डेफिसिट से नहीं है। देश, ठीक है, गवर्नमेंट का घाटा है तो गवर्नमेंट भी खर्चा ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट कम रही है, गवर्नमेंट उधार ज़्यादा ले रही है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट के घाटे हैं। तो क्योंकि उधार ज़्यादा लेगी तो ब्याज भरना पड़ेगा। फेर आयरा नहीं करना है अभी आपको, ये फॉरेन एक्सचेंज अभी नहीं पड़ा है। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ यूजिंग टैक्सेशन, टैक्स लगाना, ठीक है, टैक्स वगैरह लगा के सब करना, ये फिस्कल पॉलिसी होती है। अभी हमने नहीं पढ़ा है, ना मॉनेटरी पॉलिसी ना फिस्कल पॉलिसी, कल पढ़ेंगे डिटेल में इसको हम। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन करेंगे। डीपी के क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द रिमूवल ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाई गवर्नमेंट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? जब बैरियर हटाए जाते हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं, प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, या फिर नेशनलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, जब हम अपने बैरियर हटाते हैं, लिबरलाइजेशन। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? बताइए जल्दी से, ये सब आप कर लेंगे। ये वाला करिए जरा, फेज 30 में पूछा गया। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? भारत में केंद्र और राज्यों के, राज्य सरकारों के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर ऑल टाइप ऑफ टैक्सेशन। देख रहे हैं कैसा है ये? एक्सट्रीम कीवर्ड है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ऑल एंड एक्सक्लूसिव, दीज आर एक्सट्रीम कीवर्ड, यानी कि सारे तरीके के टैक्सों में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल है, इससे ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो नहीं सकता है। स्टेट का कोई रोल ही नहीं है लोकेशन ऑफ टैक्स एंड रिसोर्सेज, ऑल फंड आर डायरेक्टली मैनेज्ड बाय द यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स थ्रू द फाइनेंस कमीशन। यस, ठीक है। स्टेट के पास डिफेंस करेंसी, इनमें टैक्स नहीं लगा सकता है स्टेट। क्यों? क्योंकि डिफेंस करेंसी ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में। जो हमारा शेड्यूल नंबर 7 उसमें यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से इस पे सिर्फ सेंटर ही टैक्स लगा सकता है, स्टेट नहीं लगा सकता है। नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है फिस्कल पॉलिसी? टैक्स रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब्सिडीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो काम सरकार करती है उसको फिस्कल पॉलिसी में रखते हैं, वो अगेन कल बताऊंगा मैं आपको। और जो काम गवर्नमेंट RBI करती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, सब्सिडी गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। ठीक है, जो RBI करती है वो उसमें आता है। ओके, सब डीपी क्वेश्चन है, हम देख सकते हो, आप इसको लगाएंगे और भी हम लगा लेते हैं। ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो इसको। टैक्स रिफॉर्म पोस्ट 1991 इंक्लूडेड लोअरिंग इनकम टैक्स रेट। लोअर टैक्स रेट वर बिलीव टू इंक्रीज द टैक्स कंप्लायंस एंड रिड्यूस इवेजन। देखो, 1991 के बाद टैक्स को कम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ लिखा यह माना जाता है कि कम दरों से कर अनुपालन बढ़ेगा और कर चोरी कम होगी, कर की चोरी कम होगी, इवेजन रुकेगा। इवेजन मतलब चोरी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मुझे पता है मुझे 50% टैक्स पड़ेगा, तो मैं अपने टैक्स को बचाऊंगा। कि कैसे बचा सकूं? मुझे पता है 10% है, दे दो यार सीधा सीधा, क्यों फालतू में इधर उधर करोगे? उस इधर उधर करने में ही 10% चला जाएगा, तो इससे अच्छा है ना कि सीधा ही दे दो। ठीक है, तो टैक्स इवेजन बचता है इससे। तो बिल्कुल बात सही है, तो दोनों सही है। सर ये कैसे कि कम किया गया था? अरे भाई, जब भी मैंने आपको बताया, जब ऐसा लग रहा हो कि रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा हो असर्शन को, और तुम्हें डाउट हो कि यार असर्शन होगा नहीं हो, क्योंकि अभी हमने 1991 के रिफॉर्म से नहीं पढ़े हैं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर रीजन तुम्हें लग रहा है कि सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को और तुम्हें नहीं पता कि असर्शन सही कि नहीं, तो मान लो कि असर्शन सही होगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, दोनों सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। Which of the following is a typical example of revenue expenditure? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक विशिष्ट उदाहरण है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे टर्मिनल, रेवेन्यू की बात हो रही है। ये एसेट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। लैंड खरीदी जा रही है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। ब्याज भरा जा रहा है, इंटरेस्ट।
ठीक है, ये कर लो एक सीपीयू का 2025 का करो। नहीं लिरिसिस जी, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हो जाएगा आराम से इस बैच से, ठीक है, हो जाएगा। A budget deficit is encountered when the total expenditure of the government is greater than the total revenue excluding borrowing. ये फिजिकल डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट नहीं होता है, ठीक है। A budget deficit is faced when the total revenue of the government is greater than its expenditure in a fiscal year, ठीक है। बजट डेफिसिट तब होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ये क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। बोरोइंग को हटाते हैं फिजिकल डेफिसिट में। इन इंडियाज जेंडर बजट प्रोविजन, दवाई है कि जूस है? अच्छा। इन इंडियाज जेंडर बजट प्रोविजन डैश इंक्लूड्स schemes from the budgetary allocation for women and girls is below 30% of total. जेंडर बजट कब आया था? 2005 एंड 6 में। और ये चीज है वो पार्ट सी में थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन इंडिया हाउ मेनी पॉलिसी स्टेटमेंट आर मैंडेटेड बाय एफआरबीएम? एफआरबीएम ने कितने पॉलिसी मैंडेट कर रखे हैं बताइए? अच्छा वो वाला नहीं, अपना ठीक है, 3 होंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। हमने पढ़े थे यहाँ पे, अगर आपको याद हो, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 चीज़ें प्रेजेंट करी जाती हैं, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। ये कर लेंगे। देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन तुमको लगता है लगाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत होगी? हाँ, In the context of Keynesian economics, what would be an ideal government response to an overheated economy? Overheated economy का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है overheated economy? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट कर रहा है उसको बोलते हैं overheated economy। जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या है, टैक्स कम कर दोगे तो लोगों के हाथों में और पैसा बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करने लगेगी तो और पैसा बढ़ जाएगा लोगों के हाथों में, ठीक है, पैसा बढ़ेगा इससे। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये भी मैं बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी, डरो नहीं, ठीक है, आगे कल देखेंगे, ओके। बाकी यार आप खुद से लगाएंगे, आंसर की यहाँ पर लगी हुई है पूरी, ठीक है। ये आपको जो लोग बैच में है मिल जाएगा आपको। क्या क्या अंदर चला गया? पी रहे हैं, रुक जाओ, जूस पी रहे हैं, रुक जाओ। लगाते हैं ऐसे क्लास लेते हैं, हाँ, इस माइक से बोलते हैं तो बच्चे जो हैं उनको सुनाई देता है, हाँ, तभी तो सुन पाते हैं, नहीं तो देख तो वैसे भी नहीं पाते हैं वो, पता है बिट्टू, ये लोग ना आज तक उनको देखे नहीं है, ये देखे नहीं है ना 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 हैं? पी रहे, रुक जाओ, रखा रहने दो। हमारा वाला मत पियो, नहीं बहुत मारेंगे, अपना वाला पियो, अपना पियो, अपना पियो। तुम भी पिएगा? हाँ, हम भी पिएगा। बिट्टू, ये लोग पूछ रहे हैं चाचू कैसा है? चाचू कैसा है? कैसा है बताओ, कैसा है चाचू? अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा है? हाँ। भागो यहाँ से। अच्छा है कि बुरा है चाचू? बुरा चाचू। बुरा है चाचू? हाँ। तो भागो यहाँ से, मार पड़ेगी, बेइज्जती हुई यार। पूरा भाई। चलो थैंक यू, मिलते हैं कल, ठीक है, एंड ऑलराइट, थैंक यू।
बाकी जिन लोगों को अगर लेक्चर की रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए तो परमार अकेडमी ऐप पे जाके या वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और बाकी करेक्शन तो कुछ नहीं था, एड ऑन मैंने आपको बता दिया।